3, 2, 1, लाइव। नमस्ते और शुभ स्वागत है सभी चिकित्सकों का हमारे आज के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में। ये एक महत्वपूर्ण मौका है हम सभी के लिए और एक दृष्टिकोण के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने का। हमारे कार्यक्रम की जानकारी हम मैनकाइंड में जीवन की सेवा के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। मुझे आपके साथ साझा करते हुए गर्व है कि मैनकाइंड ने वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। 21 विश्व स्तरीय यूएसएफडीए और डब्ल्यूएचओ जीएमपी अनुसरण करने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समा पहली भारतीय कंपनी है जिन्होंने इनोवेटर के बाद डाइडोजेस्ट्रॉन एपीआई विकसित की है। 34 देशों में और 6 महाद्वीपों में कार्यालय है और 600 से अधिक वैज्ञानिकों की मजबूत आर&डी टीम और 5 नए डिस्कवरी प्रोजेक्टों पर 21 अप्रैल के डेटा के हिसाब से भारत में नंबर 1 प्रेस्क्रिप्शन मूल्य के आधार पर भारत में चौथी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप सभी को हमारे स्वास्थ्य मंच पर पुनः स्वागत है। आज हमारे सामने है एक विशेषज्ञ जो हमें स्वास्थ्य के बारे में रोचक जानकारी साझा करेंगे, डॉक्टर प्रोफेसर पंकज अग्रवाल सर। पंकज अग्रवाल सर एक उच्च एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है और हार्मोन केयर एंड रिसर्च सेंटर गाजियाबाद के सलाहकार हैं। उन्होंने मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी शुरू की है, जहां वो हिंदी में स्वास्थ्य संबंधों से समझाते हैं, स्वास्थ्य सिद्धांतों को समझाते हैं। डॉक्टर पंकज ने थायराइड ग्रंथ लिखी है और जर्नल ऑफ मेडिकल कॉन्सेप्ट्स में हिंदी के मुख्य संपादक है। उन्होंने ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम डायरेक्ट किए हैं और जिसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड है। डॉक्टर पंकज ने के लेखों ने 26 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन प्राप्त किए हैं और उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय और 5 राष्ट्रीय अनुसंधानों में मुख्य शोधकर्ता की भूमिका निभाई है। आज सभी को डॉक्टर पंकज के साथ जुड़कर थायराइड स्वास्थ्य के बारे में और भी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा ये प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 3 मॉड्यूल में विभाजित है। पहला पाठ्यक्रम जो हम 13 तारीख को कर चुके हैं और आज दूसरा पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में आप आज पढ़ेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का उपचार। इसके साथ ही विलंब ना करते हुए मैं स्टेज हैंड ओवर करती हूँ सर को। थैंक यू एंड वेलकम सर। धन्यवाद बिनी जी और नमस्कार मित्रों। एक बार फिर से एक नए सेशन में कुछ नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ और कुछ जानकारियां जो हम लोग आपस में एक दूसरे से साझा करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कोई हाई फाई चीज लेके मैं आपके पास नहीं आया। मैं कुछ ऐसा नहीं बता दूंगा जो आप नहीं जानते। आखिर रोज होके हाइपोथायरॉयडिज्म में है क्या? थायरोक्सिन तो लिखनी है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मेडिकल स्टोर वाला भी जानते हैं। तो इस थायरोक्सिन देने में ऐसी कौन सी विशेष बात है कि इस पे एक सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया जाए, 2-2, 3-3 घंटे लगाए गए। लेकिन देखिए, जब मैंने एमडी मेडिसिन ज्वाइन की थी तो फर्स्ट ईयर होते होते मैंने सोचा एमडी मेडिसिन 3 साल की होती क्यों है? सारे मरीज तो आते हैं, मैं ट्रीटमेंट ऐसे ही लिख देता हूँ, तो 1 साल में ही मैं सब कुछ सीख गया, तो 3 साल की जरूरत क्या है? देखिए, जो बालक बुद्धि होती है वो ऐसे ही सोचती है। तो बाद में पता चला कि 3 साल की एमडी का 3 साल का डीएमडी कुछ नहीं है। और जो आज मैं आपके साथ साझा करूंगा उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने पिछले 3, 4, 5, 6 सालों में ही सीखी। महाभारत का एक उदाहरण आता है। आपने ये तो सुना होगा कि कौरव पांडवों को द्रोणाचार्य जी शस्त्र विद्या देते थे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते कि कृपाचार्य एक दूसरे आचार्य थे जो उन्हें शास्त्र विद्या देते थे। तो कृपाचार्य ने पहला पाठ पढ़ाया
सदा सत्य बोलो। कहते हैं कल पूछूंगा। तो अगले दिन जब लोग आए बच्चे, उनका बच्चे क्या पढ़ाया था? एक ने कहा सदा सत्य बोलो। क्या तुमने याद कर लिया? जी हाँ। क्या कहा था? सदा सत्य बोलो। सबने कह दिया, मुझे याद हो गया। कि कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया? तो धीरे से युधिष्ठिर ने हाथ उठाया कि मैं अभी आपका पाठ याद नहीं कर पाया। तो ऐसे उसमें क्या था? सदा सत्य बोलो। तुम्हें इतना पाठ याद नहीं है हुआ, कल याद करके आना। कई दिन बीत गए और युधिष्ठिर रोज कहते हैं कि मुझे अभी पहला पाठ याद नहीं है। तो एक दिन कृपाचार्य अपना धैर्य खो बैठे। कहते कितने मूर्ख व्यक्ति हो तुम, तुम्हें पहला पाठ याद नहीं हुआ? कहते महाराज, गुरुजी, मुझे पाठ तो याद हो गया, लेकिन मैं उसको भी आत्मसात करके अपने आचरण में नहीं उतार पाया। तो वह ज्ञान व्यर्थ है जो हमारे दिमाग में है लेकिन हमारी लेखनी में नहीं। तो ज्ञान जब हमारा व्यवहारिक हो जाए तब उस ज्ञान की उपयोगिता है। तो थायरोक्सिन देना है, आपको मालूम है, थायरोक्सिन देना है, मुझे मालूम है, लेकिन थायरोक्सिन कैसे देना है, किस प्रकार से देना है और कैसे उसको घटाना बढ़ाना है, आइए अगले कुछ मिनटों में हम लोग चर्चाएं करते हैं, अपने इस संकल्प को पूरा करते हुए कि हमें एक दिन अपनी चिकित्सा विज्ञान को अपनी मातृभाषा में लाना है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि यार ये ऐसी झूठ बोल में, खाली बोलने में 1 घंटा खराब करेंगे। लेकिन बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीज है जब आप करने पे आएंगे तो आपको लगेगा हाँ, एक बात उस पागल व्यक्ति ने, सरसरे ने काम की कही थी और यहाँ वो काम आई। बड़ा छोटा सा सवाल है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें लेना क्या है। हम इनमें से किस एजेंट के माध्यम से थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म का उपचार करते हैं? आप सब जानते हैं कि ये T4 है, थायरोक्सिन। प्रश्न ये आता है कि थायरोक्सिन ही क्यों, हम किसी और विधि से क्यों नहीं करते? हम ये कहते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी से हाइपोथायरॉयडिज्म हुई तो आयोडीन दे दो, आयोडीन दे दो, ठीक हो जाएगी। तो हम थायरोक्सिन क्यों देते हैं? वास्तव में आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाली हाइपोथायरॉयडिज्म तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हर व्यक्ति को हम कैलकुलेट करके नहीं देख रहे हैं कि उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी का रोल कितना है, और वहां पे आयोडीन दे देंगे लेकिन आयोडीन से थायरोक्सिन का निर्माण उसकी ग्लैंड करेगी। तो इसलिए ग्लैंड उसकी कितना बनाएगी कितना नहीं बनाएगी हमें नहीं मालूम। तो इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हम आयोडीन ना देके हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हम रेडीमेड हार्मोन थायरोक्सिन ही देते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं मालूम कि थायरोक्सिन का प्रोडक्शन हमारी ग्लैंड में कितना हो पाएगा। अब जो थायराइड ग्लैंड से 2 तरह के हार्मोन बनते हैं, एक T3 और T4। तो हम T3 क्यों नहीं दे देते? लॉजिक ये है कि भाई T4 तो प्रो हार्मोन है, और जब T4 देते हैं तो शरीर में जाके T3 में कन्वर्ट होता है। तो जब रेडीमेड ही हार्मोन देना है तो हम रेडीमेड जो एक्टिव हार्मोन है वो दे दें। तो यहाँ पे एक्टिव हार्मोन दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्टिव हार्मोन की हाफ लाइफ बहुत कम है, 8 घंटे हाफ लाइफ, इसे बार बार देना पड़ेगा और इससे लेवल्स इसके फ्लक्चुएट करते रहेंगे। कभी हाइपर का फेज आएगा, कभी हाइपो का, कभी हाइपर का, कभी हाइपो का। तो आजकल अभी रिसेंटली जब से पिछले 1.5-2 सालों से भारतवर्ष में T3 मार्केट होना शुरू हुई है, पहले फ्रीली अवेलेबल नहीं थी, और बाहर भी कई बार की बात आती है कि हम T3 T4 दोनों ही क्यों ना दें। तो ध्यान रखिए, T3 अवेलेबल है और T3 से हम शायद थायरोक्सिन के कई सिम्टम्स को बेहतर रूप से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो जुड़ी हुई व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनके कारण से T3 T4 को साथ साथ नहीं देते, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करने में। तो इसलिए शराफत से T4 देते रहे। अब TSH देके हम क्यों ना कंट्रोल करें? तो एक तो TSH के साथ दिक्कत ये है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, और अगर हम TSH देंगे तो इंजेक्टेबल देना पड़ेगा और वो काम नहीं करेगा, और वो भी जाके ग्लैंड से बनवाएगा तो शायद उसमें भी मजा नहीं आएगा। पुराने समय में, आज से 40 वर्ष पूर्व, जानवरों की थायराइड ग्लैंड लेके उससे हम एक्सट्रैक्ट निकालते थे, थायराइड एक्सट्रैक्ट। लेकिन उसमें जानवर का क्या मालूम, जानवर के उसमें कितनी थायरोक्सिन है ग्लैंड में, हो सकता है किसी में कम हो किसी में ज्यादा हो, तो टाइट्रेशन अच्छा नहीं हो पाता। तो प्रिपरेशन ऑफ चॉइस थायरोक्सिन है, और कारण इसका सबसे बड़ा ये है इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ।
सोचिएगा थायरोक्सिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, 8 दिन। एक बार थायरोक्सिन देने के बाद 8 दिन तक उसकी कंसंट्रेशन हाफ बनी रहती, 50%। और 8 5 या 40 डेज तक एक थायरोक्सिन का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट चलता रहेगा। 8 दिन तक 50%, 16 दिन तक 25%, 24 दिन तक 12.5%, 32 दिन तक 6.25% और 40 दिन तक 3%। 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो इसलिए थायरोक्सिन लंबी हाफ लाइफ के साथ कारण से देकर हम इसका कार्य कर सकते हैं। अब एक बड़ी मजेदार बात है, इतनी लंबी हाफ लाइफ वाला तो कोई हार्मोन नहीं है, ये थायरोक्सिन ही क्यों इतनी लंबी हाफ लाइफ वाला भगवान ने बनाया। प्रकृति जो कार्य करती है कभी निरर्थक नहीं करती। प्रकृति का कार्य बड़ा सोच समझ के होता है। थायरोक्सिन हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक कंट्रोलर है, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। और यह हार्मोन जब हम देते हैं तो अगर हमारी इसकी डेफिशिएंसी हो तो मेटाबॉलिज्म भी हमारी गड़बड़ हो जाएगी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी आवश्यक होता है और कई तरह की और एक्टिविटीज के लिए। तो क्या हुआ, जब किसी भी जंतु का विकास हुआ, जब मनुष्य का विकास हुआ तो हम क्या थे, बंजारे। आज यहाँ कल वहां, कल वहां, कल वहां। तो कई क्षेत्र ऐसे आते थे जो आयोडीन डेफिशिएंट होते थे। तो क्रमशः जो विकास हुआ, इवोल्यूशन की प्रक्रिया में क्या हुआ कि थायराइड को हम कंट्रोल, हम स्टोर करना सीख गए। हमारी थायरोक्सिन कई दिनों तक, 2 महीने तक की सप्लाई अपने अंदर कंट्रोल रखती है। तो 2 महीने तक की थायराइड हार्मोन जो बने हुए हमारे उसमें सिक्रीटेड और स्टोर रहते हैं थायराइड ग्लैंड में, जिससे कि आने जाने में कहीं पे अगर आयोडीन कम मिले और थायरोक्सिन हम न बना पाए तो पुरानी थायरोक्सिन से काम चलता रहे और हमारी गतिविधियां व्याधित जो बाधित न हो। तो ये इवोल्यूशन में हमारी थायराइड स्टोर भी करना सीख गई, थायरोक्सिन की हाफ लाइफ भी बढ़ गई और इसके कारण से हम एक ऐसी थायरोक्सिन से अब हम लोग कार्य करेंगे जो 40 दिन तक काम करती है। देने के बाद याद रखिएगा हाफ लाइफ 8 दिन। थायरोक्सिन थेरेपी तो देना बड़ा आसान है, लेकिन इसकी 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आरंभ करें, आरंभ करने के बाद यह देखें कि वह उचित प्रकार से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो उसकी डोज में ऊपर नीचे करें और फिर उसको मेंटेन करें। एक एक करके हम लोग इसकी विवेचना करते हैं कि थायरोक्सिन को आरंभ कैसे करें। चलिए, हमारे पास ये वही दोनों पेशेंट्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में समझे थे। याद रखिएगा TSH ऊपर है, T4 और फिर T3 है। हम लोग की आदत है T3 T4 TSH इस क्रम में लिखने की, तो उसको उल्टा लिखा हुआ है। तो 2 पेशेंट्स हैं, एक ये और एक ये। इनको हमें थायरोक्सिन प्रिस्क्राइब करनी है। कितनी डोज से दी जाए? दाल बनानी है, नमक हल्दी खटाई धनिया मिर्ची पड़नी है। आपको भी मालूम है, हमको मालूम है, हमारी माता जी को और नानी जी को सबको मालूम है। लेकिन हमारी दाल थूथू करके खाते हैं, नानी की दाल चार चार के खाते हैं। क्या अंतर है? अंतर केवल यही है, कितनी देनी है, कब देनी है, कब कैसे डालनी है। मसाले वो भी वही डालती है, हम भी वही डालते हैं। हमारी थूथू करते हो क्योंकि हमें मसाले डालना नहीं आता। थायरोक्सिन के साथ भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कितनी थायरोक्सिन देनी है। अब ये तो आपको याद आ गया होगा, उन्होंने डिस्कस किया था कि T4 कम है, हाइपोथायरिज्म। यहाँ भी T4 कम है, हाइपोथायरिज्म। T4 कम होने के साथ जब TSH बढ़ा हुआ है, ग्लैंड पिट्यूटरी जो है हमारी जोर लगा रही है थायरोक्सिन बनाओ बनाओ बनाओ, तब भी थायराइड ग्लैंड नहीं बना पा रही। इसका मतलब ये है थायरोप्राइरिक, प्राइमरी हाइपोथायरिज्म। और T4 कम होने पे पिट्यूटरी को जोर लगाना चाहिए था, ग्लैंड तो काम क्यों नहीं कर रही, लेकिन तब भी ग्लैंड नहीं बना रही। इसका मतलब यहाँ पिट्यूटरी ही वीक है या हाइपोथैलेमस वीक है, सेंट्रल हाइपोथैलेमस। ये केस है प्राइमरी हाइपोथैलेमस का, ये सेकेंडरी या सेंट्रल हाइपोथैलेमस का। T4 देनी कितनी है? अब यहाँ पे अगर आप लोग अपना अपना जो उत्तर है वह चैट बॉक्स में टाइप करते जाए तो मजा आएगा। हम लोग उसके आधार पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पे यह आया कि हमें देनी कितनी है, ये डिसाइड कैसे हो? T3 T4 TSH या एक फॉर्मूला आता है कि 1.6 to 1.8 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो थायरोक्सिन की डोज हम किसके आधार पर निर्धारित करते हैं? T3 लेवल, T4 लेवल, TSH लेवल या वेट लेवल? बिल्ली जी देखते रहिएगा लोगों के उत्तर क्या आते हैं।
है, और बीच में आप इंटरप्ट करके बोलते रहिए कि अधिकतर लोग इनमें से ए बी सी डी क्या कह रहे हैं। अभी वेट किसी कह को रहे हैं। response आया है? वेट कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैंने, वो कहते हैं वो क्या, जाल बिछाया और चिड़िया उस जाल में फंस गई। चलिए, अगर वेट के बेसिस पे डिसाइड करते तो हम थायरोक्सिन की टेस्टिंग क्यों कराते, टीटी क्या जरूरत थी? हमें तो थायराइड एक्सपर्ट बनने के लिए एक वेइंग मशीन रखनी थी। आओ वजन कराओ, 1.6 से मल्टीप्लाई करो, दवा ले जाओ, बात खत्म हो गई। तो वेट के बेसिस पे थायरोक्सिन थेरेपी डिजाइन नहीं करनी, यह फॉर्मूला। अच्छा, आप कहेंगे किताब गलत कर रही है, आप ही पढ़ने खाए, किताब में तो लिखा हुआ 1.6 to 1.8 उनके लिए लिखा हुआ है जो एथायरियोटिक है, जिनकी थायराइड काट के निकाल दी गई है, जिनकी थायराइड पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हमने वो रेडियो एब्लेशन कर दिया, हमने थायरेक्टमी कर दी, या थायराइड पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है डिजीज से। तो जिनकी थायराइड 0 हो चुकी है उनके लिए, अच्छा उनके लिए भी ऐसा नहीं कि हमने बस जिंदगी भर में नाप के दे दिया, तोड़ के दे दिया और वही चलती रहेगी। ये एक इनिशिएशन के डोज है कि इतना दो, उसके बाद डोज को टाइट्रेट कर। घर पे मेहमान आया तो 2 रोटी परसो, उसके बाद पूछ के 2.5 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, कितनी, फिर परसते जाओ। तो आरंभिक डोज के लिए है ये 1.6 माइक्रोग्राम, हर एक के लिए नहीं। अब T3 और T4 हमने क्या डिसाइड किया था, T4 और TSH, हम लोगों ने क्या पिछले सेशन पे समझा था कि सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म, पिट्यूटरी वाले, यहाँ से पिट्यूटरी का डिसऑर्डर है और पिट्यूटरी से टीएसएच बनता है। तो पिट्यूटरी के डिसऑर्डर में टीएसएच की कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि पिट्यूटरी खराब है। तो अगर पिट्यूटरी डिसऑर्डर में टीएसएच की वैल्यू नहीं है तो पिट्यूटरी के केस में हम सारा काम T4 के बेसिस पे करेंगे। और थायराइड का डिसऑर्डर है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, यहाँ से T4 बनता है। तो T4 के बेसिस पे हम यहाँ का काम नहीं करेंगे, हम टीएसएच के बेसिस पे करेंगे। तो जहां का डिसऑर्डर है उस जगह के से बनने वाले हार्मोन को हमें कंसीडर नहीं करना। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में T4 गड़बड़ है, टीएसएच के बेसिस पे करेंगे, और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच गड़बड़ है तो T4 के बेसिस पे करेंगे। और तीसरी कहाँ यूज करेंगे? लास्ट टाइम पे क्या बात हुई थी कि T3 को हम हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं देखेंगे, आंख मूंद देंगे कि T3 क्या है हमें नहीं मालूम। है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने समझा था कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म होती है तो बॉडी को जरूरत है थायराइड हार्मोन की, और थायराइड हार्मोन एक्टिव ये है, वो देख रहा है बन रहा नहीं, तो बॉडी क्या करती है, प्रो हार्मोन से एक्टिव हार्मोन को कन्वर्ट कराने लग जाती है। तो T3 कई केसेस में नॉर्मलाइज हो जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म होते हुए T3 नॉर्मलाइज हो जाता है, जो हमें मिसगाइड करता है। तो इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 नहीं देखना, सारा काम T4 या TSH के बेसिस पे करना है। अगर ग्लैंड हमारी नॉन फंक्शनल है, उस केस में, केवल उस केस में हम 1.6 to 1.8 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज, इनिशियल डोज पहली बार देने के लिए कैलकुलेट करते हैं। 60 किलो का व्यक्ति है, हमने 100 माइक्रोग्राम दे दिए फॉर्मूले के हिसाब से। 100 किलो का व्यक्ति है, फॉर्मूले के हिसाब से हमने 160 या 180 मिलीग्राम दे दी। मतलब क्या हुआ, 100 किलो से ऊपर वाले कितने पेशेंट्स होते हैं? तो हमारे अधिकांश पेशेंट्स, अगर 60 से कम वाले भी कम ही होते हैं, तो हमारे अधिकांश पेशेंट्स में जो थायरोक्सिन की डोज होती है वो 100 से 180 या 175 के बीच में होती है, इससे ज्यादा नहीं। तो जो भी व्यक्ति 175 माइक्रोग्राम पर केजी, 175 माइक्रोग्राम पर डे से ज्यादा की डोज ले रहा है, अधिकांश संभावना ये है कि वह गलत ले रहा है। हमने लिखा है तो हम गलत दे रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति जो है वो इसके बीच में होते हैं। अगर उनको मैक्सिमम डोज हमारी 100 से और 175 के बीच में होती है, इसके ऊपर नहीं होती। तो यह हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये उनकी बात करें जिनकी थायराइड पूरी बेकार हो चुकी है, तो इससे ज्यादा थायराइड की हार्मोन की जरूरत किसी में थोड़ी होगी। तो अब हम बात आ जाए कि हमने दिया वो केस प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का, जहाँ पे T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ है। अब इसको कितनी डोज देंगे? हाँ, जी देखिए पब्लिक क्या कहती है।
यहाँ पर हम कितनी डोज देंगे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के केस को, अगर हमें वेट के बेसिस पे नहीं देना है तो? अरे कुछ बताइए भाई, कोई सर उत्तर कुछ, आया? ये सर कुछ आ रहा है 25 और 50। वेरी गुड। देखिए, बिन्नी जी ने बताया कि हम कुछ लोगों ने कहा कि अरे यार ये क्या बोर कर रहे हैं, इन सब में तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, कोई अच्छी बात करो ना। अच्छी अच्छी बातें तो बहुत होती हैं, दुनिया में ज्ञान की बातें बहुत कही जा चुकी हैं, अब केवल उन पर अमल करना शेष है। तो मैं ज्ञान बांटता रहूं उससे कोई लाभ नहीं, मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कर सकता हूं जो आप लोगों ने सुनी नहीं हुई, लेकिन करना तो यही है ना। और यहाँ पे कुछ कह रहे हैं 25, कुछ कह रहे हैं 50, कोई 7500 का दावेदार है कि नहीं है? सिग्निफिकेंट हाइपोथायरिज्म है। तो जब हाइपोथायरिज्म हमारा प्राइमरी हाइपोथायरिज्म है, तो प्राइमरी हाइपोथायरिज्म के लिए हमें थायरोक्सिन थेरेपी देनी है, टीएसएच के लिए टीएसएच के अनुसार देनी है। जो बात अब मैं कह रहा हूँ ये किताब में नहीं लिखी, तो इस पर अगर सही है तो मैं जिम्मेदार, गलत है तो मैं जिम्मेदार। यह वह फॉर्मूला है जिससे हम अमूमन सब लोग कार्य करते हैं, हर कोई अपने कार्य करने का एक तरीका निकाल लेता है, ये उस तरीके में से एक। हम ये जानते हैं कि ये सिर्फ 5 से कम होता है तो लगभग हमें कोई दवा नहीं देनी होती। हम कहते हैं थायराइड फंक्शन नॉर्मल है, किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जिसमें T4 नॉर्मल होता है, टीएसएच 5 to 10 के बीच में होता है, यूजुअली हम कहते हैं 25 माइक्रोग्राम से कम में हमारा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म 25 माइक्रोग्राम में ठीक हो जाता है। मतलब 10 तक की टीएसएच के लिए हम 25 माइक्रोग्राम तक की टैबलेट लेते हैं। और हमने पिछले डिस्कशन में यह देखा कि अमूमन 60 किलो तक के व्यक्ति को अमूमन 100 माइक्रोग्राम से ऊपर की जरूरत कम होती है। तो मैक्सिमम डोजेस में भी हमारी आवश्यकता जो है 150 माइक्रोग्राम तक जाती है। तो हमें सारा खेल यही 25 से 100 के बीच में है। अब टीएसएच के साथ भी एक बड़ा मजेदार पहलू है। टीएसएच अगर एक व्यक्ति का 50 हो और दूसरे व्यक्ति का टीएसएच 500 हो, तो इनमें कौन किसको ज्यादा सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है? ऑब्वियसली आप कहेंगे टीएसएच जिसका 500 है उसमें ज्यादा सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है। लेकिन गुरुजी ये सही नहीं है। 50 से 500 जाने में टीएसएच वो एक सिग्मोइडल कर्व है, हाइपोथायराइडिज्म में कोई अंतर नहीं पड़ता। टीएसएच की वैल्यू हमारी यूजली 60 के ऊपर जब जाती है तो वो एक्सपोनेंशियल उसका जो कर्व है, वो कर्व बिल्कुल वो फ्लैट होता जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और 50 हो या 500 हो या 5000 हो, वो लगभग एक लेवल की हाइपोथायराइडिज्म होती है। तो इस स्थिति में आने के बाद जो हमारी डोज चल रही है, अगर हम इसके हिसाब से एक अंदाज लेके चलें, तो आप देखें कि लगभग जितना टीएसएच है उसकी 2 गुनी डोज हम थायरोक्सिन की देते हैं। टीएसएच 60 के ऊपर लगभग सारी वैल्यूज बराबर होती है। तो 125 उसके साथ से आया, 125 के ऊपर की डोजेस की आवश्यकता यूजुअली हमको नहीं हो पड़ती। तो एक आरंभ में आरंभिक डोज देने के लिए जितना टीएसएच है लगभग उसकी 2 गुनी डोज देकर आरंभ करिए, और फिर हम उसके आगे उसको टाइट्रेट कर लेंगे। यह मेरा फॉर्मूला है, किताब में नहीं लिखा। तो अब हमने क्या किया, फिर वही चीज जो हम लोग पहले हमने बोली थी कि 50 माइक्रोग्राम था, माइक्रो यूनिट पर लीटर था टीएसएच, तो हमने बात की थी उसको लोग कहते 25 और 50, मैं कह रहा हूँ लगभग 100 माइक्रोग्राम की जरूरत होगी। लेकिन 500 अगर किसी का टीएसएच है तो भी इसको कोई बहुत ज्यादा डोज की जरूरत नहीं होगी, 100 या 125 की ही जरूरत होगी। आरंभ में हम इतनी ही डोज देके उसको इनिशिएट करेंगे और फिर बाद में डोज कैलकुलेट करते रहेंगे। यह क्यों कहा? क्योंकि यह है हमारा इस एक्सिस पे T4, इस एक्सिस पे TSH, और हम देखते हैं T4 जो हमारी इस नॉर्मल रेंज वाला जो T4 है, और यूजुअली इस नॉर्मल रेंज में
एक सीमा तक टीएसएच तक जब पहुंचता है तो उसके अंदर ही ये नॉर्मल आ जाता है। इसके बाद हमारा T4 ज्यादा नहीं होता, टीएसएच फ्लैट होता जाता है। तो टीएसएच हमारा मैक्सिमम जो राइज है वो विद इन रेंज थायरोक्सिन की उतने में ही हो जाती है। तो टीएसएच जब बहुत ज्यादा हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अब हम कहें कि टीएसएच लेवल हमारा 50 है और टीएसएच लेवल 500 है, इन दोनों में कौन ज्यादा हाइपोथायराइड है, किसमें हाइपोथायराइड सीवियर है, यह काम हम T4 के बेसिस पे करते हैं। मिड रेंज में टीएसएच इज मोर सेंसिटिव, एक्सट्रीम्स में T4 इज मोर सेंसिटिव। तो जब हमारा केस 500 टीएसएच वाला है, दूसरा केस 1000 टीएसएच वाला है, इसमें हम FT4 देखें, FT4 या T4, तो T4 हमारा और कम होता जाएगा 500 और 5000 में। तो अगर T4 की वैल्यू जिसमें ज्यादा कम है वह हाइपोथायराइड सीवियर है, टीएसएच हमारा ये फ्लैट हो चुका है। इसी तरह से जब लो टीएसएच होता है, लो टीएसएच हमारा थायरोटॉक्सिकोसिस में टीएसएच नीचे आने के बाद आप ये देखिए फिर जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है, यहां से देखिए यहां तक टीएसएच में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन फिर T4 कम होता जा रहा है तो यह बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमारे पेशेंट का टीएसएच 0.01 है, दूसरे का 0.05 है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। इसमें अंतर करने के लिए हमें T4 देखना है, T4 जिसका ज्यादा होगा वह सीवियर हाइपोथायराइडिज्म। तो मिड रेंज में टीएसएच, एक्सट्रीम्स में T4, वह हमारी इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म कितनी सीवियर है। तो इस प्रकार से हम बहुत हैवी डोज थायरोक्सिन की अधिकतर हमको कम से कम आरंभ में आवश्यक नहीं होती। अब थायरोक्सिन की गोली हमको प्रिस्क्राइब करनी हम कब दें, इन तीनों में कौन सा आंसर चाहिए फटाफट लगाइए, आप सब जानते हैं लेकिन ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। सुबह देनी है, सुबह खाली पेट देनी है, या सुबह खाली पेट देने के बाद 1 घंटा हमें भोजन से गैप रखने को कहना है। मालूम है लेकिन कहते हैं क्या, यदि हम नहीं कहेंगे तो पेशेंट लेगा क्या। उसको हमको ये समझाना है कि आप जब खाली पेट दवा खाएंगे सुबह, उसके बाद 1 घंटे तक आपको कोई फूड स्टफ नहीं लेना, मिल्क प्रिपरेशन नहीं लेनी, क्योंकि यह भोजन, यह मिल्क, यह सब हमारे पेट की एसिडिक पीएच को डाइल्यूट कर देगा, और थायरोक्सिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो एसिडिक पीएच में होता है। तो इसलिए हमें सुबह लेनी है, खाली पेट लेनी है, लेकिन 1 घंटे तक दूध, चाय, नाश्ता नहीं लेना, जिससे हम थायरोक्सिन का प्रॉपर रिजल्ट ले सके। कई लोग हमारे जो ग्रुप्स में हैं वो क्वेश्चन आते रहते हैं, 1 महीने पहले टीएसएच इतना था, आज टीएसएच इतना हो गया, इसको सही माने क्या है, क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हैं। सबसे जो कॉमन इसका कारण है वह पेशेंट ने ठीक प्रकार से दवा नहीं दी। तो हमेशा इस चीज को आप स्पेसिफाई करिए कि भोजन के बाद, एक गोली खाने के बाद 1 घंटे तक चाय, दूध, नाश्ता नहीं लेना। तो चाय, दूध, नाश्ता नहीं लेना या कुछ और भी चीजें, कैल्शियम, आयरन, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, क्या इन दवाओं का प्रभाव पड़ता है जो एसिडिटी कम करने के लिए ली जाती है। हम आपसे पूछेंगे नहीं, हम कह ही चुके हैं कि अभी एसिडिक पीएच की आवश्यकता है। तो जो एसिडिक पीएच को कम करने वाली जितनी दवाएं हैं, और खासतौर से आप याद रखिए पेंटोप्रेडोल को भी आप सुबह खाली पेट लेने को कहते हैं। तो इधर थायरोक्सिन दी, उधर आपने कोई जो H2 ब्लॉकर दे दिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिए, दोनों को साथ साथ दे दिया, क्या हुआ, थायरोक्सिन का असर कम हो गया। अब आप कहेंगे पहले तो थायरोक्सिन से हमारी वैल्यू ठीक थी, टीएसएच ठीक था, 1 महीने में पता नहीं कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमने कुछ और मेडिसिन यूज की, किसी वजह से कैल्शियम आना शुरू किया, कोई ड्रग हमने सुबह ले ली, उसने और थायरोक्सिन के साथ कंबाइन करके उसका एब्जॉर्प्शन कम कर दिया। यही प्रक्रिया सोया प्रोडक्ट के साथ होती है। तो जब हम अपने पेशेंट को थायरोक्सिन दे रहे हैं तो सुबह खाली पेट, इसके 1 घंटे बाद भोजन, और ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 घंटे तक कोई एसिड लोअरिंग एजेंट ना हो, 3-4 घंटे तक कोई
कैल्शियम आयरन या सोया प्रोडक्ट टाइप की चीज ना हो। तो यह हमको 3 चीजें याद रखनी है यहाँ पे थायरोक्सिन थेरेपी आरंभ करते समय कि थायरोक्सिन हाफ लाइफ ज्यादा होती है इसलिए लेना है, खाली पेट गोली खानी है और साथ में ये कोई मटेरियल नहीं लेना। इसको ध्यान रखने के बाद इसको प्रैक्टिस करना है, सदा सत्य बोलो। ये तो याद हो गया, लेकिन अभी बोलना आरंभ नहीं किया। जब तक बोलना आरंभ नहीं किया तब तक पाठ अधूरा है। चलिए दूसरा पेशेंट, आप देख रहे हैं T4 कितना कम है और TSH कितना ज्यादा है। तो डायग्नोसिस तो आपने कह दिया कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, 100 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन इसको दे दी गई। अभी इनिशिएशन हुआ, आज हमने थायरोक्सिन दी और पेशेंट हमारे पास आया कि 4 दिन पहले आपने दवा शुरू की, मारे घबराहट से बुरा हाल, बहुत धड़कन होती है, हाथ पैर में कंपन होता है, परेशानी होती है, और ये जो परेशानियां होती हैं सारी की सारी, और इसके कारण से हम आए। कारण क्या है? थायरोटॉक्सिकोसिस, ड्रग ओवरडोज, या पेशेंट ऐसे ही है, साइको है। जब हम लोग की समझ में नहीं आती तो हम पेशेंट को साइको बना देते हैं। तो भाई साहब, पेशेंट साइको नहीं होता, वहां पे साइको हम होते हैं, हमें उसका रीजन नहीं मिला। तो इसको तो हमने संभावना को ओवर रूल कर दिया, ड्रग ओवरडोज है या कोई और कारण है। ध्यान रखिए कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? शरीर को सुस्त कर दिया, शरीर लेथार्जिक हो गया, डल हो गया, इनएक्टिव हो गया, और उसको एकदम से आपने 100 माइक्रोग्राम दी और कहा भाग, सोते हुए उठाया और खड़ा किया, खींच के चलो जॉगिंग पे चलते हैं। क्या होगा यार? तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा वार्म अप का थोड़ा समय तो दो। तो जब हम पेशेंट को, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जब हम सडनली उनको फुल डोज से स्टार्ट करते हैं तो एकदम से डर लेथार्जी से एकदम से एक्टिव होने को कह रहे हैं, तो उनको कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसके कारण से हमें ऐसे पेशेंट्स में कुछ और स्ट्रेटजी रखनी होती है। क्या स्ट्रेटजी रखें? एंजियोलिटिक दें, बीटा ब्लॉकर दे के चलें, या ग्रेजुअली स्टार्ट करें? आपको समझ में आ ही गया कि कुछ पेशेंट वो ऐसे हैं कि जिनको हम थायरोक्सिन ग्रेजुअली स्टार्ट करें। अब ये कुछ कुछ आप क्यों कर रहे हैं, हर एक को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एकदम से उठ के किसी को दौड़ने को कहो, एक बच्चे को, एक बड़े व्यक्ति को, एक थोड़े अधिक उम्र के व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति को, बच्चा तो दौड़ के कर देगा, है गज भी चढ़ देगा, लेकिन जितनी आयु बढ़ती जाएगी कहेगा भाई ठहर जा, भी चलता हूँ। तो वही प्रक्रिया यहाँ है, एकदम से थायराइड की फुल डोज देके मेटाबॉलिज्म बढ़ा दी, जितना छोटा बच्चा, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। रियरली छोटे बच्चों को बेनाइन इंट्राइट्राइनल हाइपरटेंशन होता है, उनको दिक्कत होती है, वरना नहीं होती। एडल्ट को भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाएंगे उन लोगों को यह चीज प्रभावित करेगी। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी हमें थायरोक्सिन को एकदम फुल डोज में ना देके ग्रेजुअली उसकी डोज को बिल्टअप करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त और क्या परेशानी हो सकती है? एक व्यक्ति को, इस व्यक्ति को हमने थायरोक्सिन शुरू की, क्या उसको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, हेडेक, सिनकपी, एंजाइना, कुछ हो सकता है ऐसा? थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। इससे उस पेशेंट को एंजाइना हो सकता है, विशेष रूप से यदि पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है। मुझे याद आता है कि मैं 25 साल पुरानी बात है, प्रैक्टिस आरंभ ही की थी, एक कार्डियोलॉजिस्ट ने केस भेजा, यार देखना मैं तो इसका एंजियोप्लास्टी करने जा रहा था और इसका टेस्ट कराया तो इसमें तो सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म निकल गई। वो बिल्कुल TSH 200-300 वाला TSH लेके हमारे पास आए हैं कि साहब क्या होता है, चलने पे सांस फूलती है, चलने पे भारीपन होता है, SCT चेंजेस हैं, एंजियोप्लास्टी के लिए प्लान कर रखे, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए प्लान कर रखा गया है, बस अब थायरोक्सिन आप दीजिए और हमको क्लियरेंस दीजिए फिर मैं जाके कराऊं। उस व्यक्ति को थायरोक्सिन आरंभ की गई और 2 महीने बाद वो पेशेंट का जब वर्कअप हुआ तो वो पूरा कार्डियक नॉर्मल। कार्डियोलॉजिस्ट कह रहा है तुमने हमारा पेशेंट ही छीन लिया, बेकार कर दिया, हम तो उसकी एंजियोप्लास्टी करने जा रहे थे।
तो ये बात हुई कि हाइपोथायरिज्म में हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म इतनी कम हो जाती है, कार्डियक एक्टिविटी इतनी कम हो जाती है, उस वक्त कई पेशेंट्स को फीचर्स एंजाइना के होते हैं, उस वक्त एचटीटी चेंजेस भी आते हैं। उस वक्त हमको लगता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होगी, एंजाइना हो रहा होगा, लेकिन ट्रीटमेंट देने पे एंजाइना क्यों? क्योंकि एकदम से हमने वही जो स्लो हार्ट था उसको एकदम से स्टिमुलेट कर दिया, इसलिए उसको एंजाइना हुआ। तो इसमें हम एंजाइना से बचने के लिए ऐसे पेशेंट्स को क्या करें? नाइट्रेट पहले से दें, बीटा ब्लॉकर दें? नहीं, यहाँ पर भी हम वही काम करें कि जिनको सीएडी है, जो एल्डरली है, उनको क्रमशः धीरे धीरे करके डोजेज बढ़ाएं। मैंने उस पेशेंट की भी क्रमशः डोजेज बढ़ाई, 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया और कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ से वो केस निकल गया। चलिए, T4 कम है, TSH भी कम है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। T4 कम होने पे TSH बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, इसका मतलब पिट्यूटरी इज एट फॉल्ट, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म का एक केस हमारे पास आया, हमने 100 माइक्रोग्राम शुरू किया और करने के बाद उसको खूब कमजोरी, खूब चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा आना, गिर भी गया 1-2 बार, है बिल्कुल पल्स लेस, बीपी लेस हो गया। क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? पिट्यूटरी में प्रॉब्लम थी, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो गई, मिक्सेडिमा कोमा होता है ऐसे सीरियस पेशेंट्स में, एड्रेनल क्राइसिस, क्या हो गया? हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट थायरोक्सिन देने पे तो हम तो उम्मीद करें तो वो और एक्टिव हो जाएगा और एनर्जेटिक हो जाएगा, क्या हुआ उसको? या वो प्रॉब्लम है जो उससे जुड़ी हुई है। पिट्यूटरी ग्लैंड जरा सी है, मटर के दाने के बराबर, तो जब उसमें एक पार्ट थायरोट्रॉप बनाने वाला खराब हो सकता है, तो वही दूसरा पार्ट कॉर्टिकोट्रॉप जो है, जो एसीटीएच बनाता है, वो भी खराब हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि थायरोक्सिन की कमी के साथ साथ एसीटीएच के कारण से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की भी कमी होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम है, लेकिन पेशेंट लिथार्जिक है, डल है, उसके कारण से कम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कम चला ले रहा है। अब जैसे ही थायरोक्सिन दी, थायरोक्सिन क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो उसके कारण से जो कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी पहले मार्क्ड पड़ी हुई थी, वो क्लियर अप हो गई। तो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में यदि आपने थायरोक्सिन दी और पेशेंट हो सकता है एड्रेनल क्राइसिस में चला जाए, पल्सलेस बीपीलेस शॉक में आपके पास आए, और आपने थायरोक्सिन बंद की, ठीक हो गया। तो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट थायरोक्सिन देने पे उसको लाभ होना चाहिए, वो खराब क्यों हुआ? कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी। जरा सी पिट्यूटरी में थोड़ी सी एंटीरियरली प्लेस्ड थायरोट्रॉप्स होती हैं और मिडिल में कॉर्टिकोट्रॉप्स होती हैं, वो भी इन्वॉल्व है, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए अगर सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है, तो यह मैं हमेशा आपको मैं हमेशा हर किसी को मैं कहता हूं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कुछ भी सीख के समझ के कर सकते हैं, आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, जितना अच्छा से अच्छा कार्य कर कर हम अपने बढ़ा सके, उतना हमें करना चाहिए। हम सबको उसका अधिकार है, ऐसा किसी की बकौती नहीं है कि ये मेरी फील्ड है, तुमने क्यों किया। लेकिन मैं कुछ जगह आप लोगों को समझाता जाऊंगा, कृपया यहाँ हाथ में। सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसको डील मत करिए, इसको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भेज दीजिए, क्योंकि यह बहुत कम होता है। आपके ज्यादा पेशेंट कम नहीं होंगे, 100 में 1, 100 में 2 बस। लेकिन इसको आपको ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि यह एक फाइन प्रॉब्लम है जिसके साथ बहुत सारी सीरियसनेस जुड़ी हुई है। ऐसे पेशेंट में हमको पहले कोर्टिसोल टेस्टिंग करानी चाहिए। जब कोर्टिसोल हम देख लें नॉर्मल है, तब हमें थायरोक्सिन देनी है। कोर्टिसोल कम है तो पहले कोर्टिसोल डेफिशिएंसी हाइड्रोकोर्टिसोन देना है, और उसको रिप्लेनिश करने के बाद तब थायरोक्सिन देनी है, वो भी धीरे धीरे फिल्टर कर। अब ये दूसरा पेशेंट, फिर से हम उसी घूम फिर के आ गए।
हाइपोथायरॉयडिज्म ऑफ प्राइमरी ओरिजिन, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, इनको हमने थायरोक्सिन दिया। अब इनको भी थायरोक्सिन देने के बाद यही प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहले तो ठीक ठाक से थे, थोड़ी कमजोरी, थोड़ी भारीपन, थोड़ा ऐसा नचलन, दर्द, सूजन, आवाज भारी होना, अभी तक तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही थायरोक्सिन शुरू की सप्ताह भर के अंदर वही उल्टी खाके और उल्टी करके और चक्कर खाते गिरने लग गया और शॉक में आए। क्या हुआ? CHF हो गया, मिक्सिडमा कोमा हो गया, या एड्रेनल क्राइसिस हो गया? क्यों ऐसा हुआ? ट्रीटमेंट तो, डायग्नोसिस भी सही थी, ट्रीटमेंट भी सही था, यहाँ क्या हो सकता? कारण यहाँ पे भी वही है, अगर पेशेंट शॉक में गया तो काफी संभावना यही है कि एड्रेनल क्राइसिस हुई होगी। यहाँ क्यों हुई एड्रेनल क्राइसिस? एड्रेनल यहाँ है, थायरोक्सिन यहाँ है, थायराइड ग्लैंड, इन दोनों में कनेक्शन, ऑटो इम्यून एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून ओरिजिन की जो एंडोक्राइनोपैथी होती हैं, कई बार 2, 3, 4 पॉलीग्लैंडुलर ऑटो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसमें कई सारे हमारे ग्लैंड्स खराब हो सकती है। तो कई केसेस ऐसे होते हैं जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होते हुए भी उनके साथ दोनों तरफ की कॉर्टिसोल बनाने वाली एड्रेनल ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। जैसे ही हमने थायरोक्सिन दी वैसे ही स्टेरॉइड की मेटाबॉलिज्म बढ़ गई और पेशेंट शॉक में चला गया। थायरोक्सिन बंद की, पेशेंट ठीक हो गया। यहाँ पे भी हमको पहले ये डायग्नोज कर लेना ऐसे केसेस में, ये इस पर कोई क्लू था नहीं हमारे पास। जब ऐसी दिक्कत हो, थायरोक्सिन देने पे दिक्कत हो, तब हमें इन चीजों की तहकीकात करनी है कि साथ में एसोसिएटेड कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी तो नहीं है, और अगर है तो उसको हमें ट्रीट करना है। पहले कॉर्टिसोल देना है, उसके बाद हमें इसमें थायरोक्सिन देनी है। तो मित्रों, इस पूरे डिस्कशन से हमने क्या सीखा? ट्रीटमेंट तो वही है, कितनी डोज, कब, कैसे, और डोज को धीरे धीरे बिल्टअप करना, और यदि प्रॉब्लम आए तो उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम और क्या हो सकती है उनको समझना। हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, हमने 100 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन दी, पेशेंट का यूरिनेशन शुरू हो गया। पेशेंट पहले तो दिन में 2-3 बार जाते थे, गर्मी के दिन है वैसे भी कम जाना पड़ता है, और अब तो हर घंटे में 2 बार या हर घंटे घंटे जा रहे हैं। ये क्या हुआ? डायबिटीज इंसिपिडस हो गई, डायबिटीज मेलिटस हो गई, या कुछ और है? सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म, जब हम थायरोक्सिन थेरेपी देते हैं, बॉडी में क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, इडिमा होता है। अब जो थायरोक्सिन देने पे ये इडिमा एक्सक्रीट आउट होता है, तो आरंभिक दिनों में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट काफी होता है। तो उसे एश्योर करना है, कोई परेशानी होने की बात नहीं, जो आपके बदन में एक्यूमुलेटेड फ्लूइड था वो निकल रहा है, और ये 2 किलो से ज्यादा नहीं होता यूजुअली। तो मैं आपके पेशेंट से क्या कहता हूं? मैं थायरोक्सिन टैबलेट दे रहा हूं, 2 किलो वेट मेरा, इसके बाद जो कुछ होगी सब तेरा। तो तुम 100 किलो पे हो, तुमको 60 किलो का मैं नहीं बना सकता, वो आप अपनी मेहनत से बनाएंगे। 100 किलो से 98 किलो, 2 किलो सूजन मैं कम करूंगा। जब आप एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, एक्सरसाइज करिए और वेट आप कम करिए। वेट हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण से नहीं है, वह ओवर न्यूट्रिशन के कारण से ही है। हाइपोथायरॉयडिज्म से फ्लूइड रिटेंशन हुआ था, वो हमने कम कर दिया। अब इसके बाद जितना आप एक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे उतना ठीक होते जाएंगे। यह यूरिनेशन आरंभिक सप्ताह 2 सप्ताह तक रहता है, फिर ठीक होता जाता है। तो मित्रों, यह थी कुछ बातें हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के इनिशिएशन। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो, विनी जी देखिए अगर कुछ आया हो अभी तो आप यहाँ जी पे सर, डिस्कस एक कर लें। क्वेश्चन आया है, हाउ टू स्टार्ट कोर्टिसोल डोज एंड ड्यूरेशन। मैंने कहा था ये आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके साथ में जुड़ी हुई अभी बहुत सारी और चीजें, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो छोड़ दी, 2% छोड़ दीजिए, उसके लिए छोड़ दीजिए जो उसी को देना। यह सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप इसमें सिद्धस्त अभी नहीं है, आप इस पे काम करिए, इसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करिए, तब ट्रीट करिए। अभी मैं नहीं इसमें बताऊंगा, क्योंकि यह
भारी पड़ सकता है, यह पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। थायरॉक्सिन तक अभी रहते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका पहलू है, अभी आप लोग के कोई प्रश्न हो तो आप इसमें भेजते जाइएगा। बताऊं सर, एक और क्वेश्चन है। हाँ ठीक है जी। फ्री T4 एंड T4 क्या डिफरेंस है और फ्री ठीक है, कब एडवाइस करते हैं? बहुत बढ़िया। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार पूछी जाती है, बार बार कही जाती हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की थी टीएसएच और अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच। आप टीएसएच कराएं, लैब वाला नीचे लिख के भेज देगा एडवाइस अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच। हम लोगों ने यह भी बात की थी कि हाइपोथायरिज्म में जहां टीएसएच बढ़ा होता है वहां अल्ट्रा सेंसिटिव नहीं यूज करना, जहां टीएसएच कम होता है थायरोटॉक्सिकोसिस में वहां अल्ट्रा सेंसिटिव की जो आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही T4 और FT4, हर जगह FT4 नहीं यूज करना। FT4 का ऐसे बहुत कहा जाता है FT4 इज बेटर, इट्स मोर सेंसिटिव, इट्स सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, लेकिन ऐसे T4 का ही अच्छा। T4 का मेजरमेंट ज्यादा रिलायबल होता है। FT4 का मैनेजमेंट जो ऐसे है मेजरमेंट, वो अभी भी उतना रिलायबल नहीं है जितना टोटल T4 का है। इसलिए फ्री T4 को हमें वहीं प्रयोग में लाना है जहां पे फ्री का मतलब फ्री, वो किसी से अटैच नहीं है। टोटल का मतलब फ्री प्लस एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फ्री एल्ब्यूमिन किसी के साथ अटैच। तो जहां पे हमारी अटैच मतलब किसी प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी है, एल्ब्यूमिन लेवल कम, किसी वजह से ग्लोबुलिन कम है या ज्यादा है, उन केसेस में हमें टोटल वैल्यूज कम बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, वहां पे मिसगाइड कर सकते हैं, वहां पे हमें फ्री T4 देखना है। तो कुछ कैटेगरी ऐसी है पेशेंट की, प्रोटीन एबनॉर्मलिटी वाली, रीनल डिसऑर्डर्स वाली, या प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में भी हम लोग सॉरी सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में भी इससे ज्यादा आसानी मिल जाती है T4 की जगह फ्री T4 से। तो कुछ जगहों में हम फ्री T4 को प्रेफर करते हैं, अन्यथा T4 ज्यादा अच्छा टेस्ट है फ्री T4 से, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। तो मॉनिटरिंग ऑफ थायरॉक्सिन पे आते हैं। मॉनिटर किसके द्वारा करेंगे? हम लोगों ने कहा कि T3 को तो हम देखते ही नहीं हाइपोथायराइडिज्म में, T4 और TSH। तो जो हमारा डायग्नोसिस होती है, प्राइमरी की डायग्नोसिस TSH और डोज का जो कैलकुलेशन है TSH से होता है, सेकेंडरी में डोज का कैलकुलेशन T4 से होता है। मॉनिटरिंग किससे होती है? ठीक बात है, मॉनिटरिंग भी उसी से होगी जिससे हम डायग्नोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी डिसऑर्डर में TSH तो नॉर्मल है, उसको हम नहीं करेंगे। थायराइड डिसऑर्डर में T4 हमारा नहीं बन रहा है, उसको नहीं करेंगे। तो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में काम हम T4 के थ्रू करेंगे और प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में काम हम TSH के थ्रू करेंगे, डायग्नोसिस का भी और डोजेस की मॉनिटरिंग का भी। तो हमने थायरोक्सिन थेरेपी आज 20 जुलाई को आरंभ की। अब हम अपने पेशेंट का यह जो वो है टाइट्रेशन है करने के लिए TSH की जांच कब कराएंगे? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन? आंसर टाइप करिए और बिन्नी जी हमको बताएंगी कि आप क्या कहते हैं, ABCD। कितने दिन बाद पेशेंट को री इवेल्युएशन इसका कराएंगे? सर थोड़ा सा टाइम लैग है, इसके लिए अभी आंसर आए नहीं है। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और इनके उत्तर आए। 40D, डी डी मैक्सिमम सर डी है, बहुत 40D। बहुत। तो जैसे बात हम लोगों ने अभी की थी, 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो स्टडी स्टेट का फार्माकोलॉजी का ये सवाल है कि 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ में स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होती है। तो थायरोक्सिन थेरेपी हम दे रहे हैं, TSH भी हमारा उससे एडजस्ट होने में, उससे स्टेबल होने में 40 दिन लगा देता है। तो कभी भी हमें T4 को रीटेस्ट करना है तो 1 महीने से पहले नहीं करेंगे, और TSH को रीटेस्ट करना है तो 1.5 महीने से पहले नहीं करेंगे। सर्जन यहाँ पे बहुत डंडा करता है
कि हमने आज केस भेजा और मुझे सप्ताह भर में आप मैनेज करके दीजिए, मुझे नहीं मालूम। सप्ताह भर में टीएसएच अगर 100 था तो कहाँ से नीचे आ जाएगा भाई? और 100 टीएसएच को सप्ताह भर के अंदर ठीक करने के लिए हमें उसको 2, 3, 400 माइक्रोग्राम टैबलेट दे देंगे हम। बाद में पता चला पेशेंट का टैकिकार्डिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, उस वक्त टैकिएरिथमिया हो गया सर्जरी में। तो भाई हम ना कर पाएंगे, तो जो समय लगेगा वो समय वेट करना है, कम से कम महीना भर वेट अवश्य करना है, क्योंकि बहुत जल्दी कई लोग आउट ऑफ क्यूरोसिटी पेशेंट, और पेशेंट से ज्यादा जिम्मेदार हम लोग हैं, 10 दिन बाद कहाँ करा के नहीं कराना, 1 महीने से पहले तो बिल्कुल नहीं कराना। T4 1 महीना, TSH 1.5 महीना, क्योंकि थायरोक्सिन की हाफ लाइफ हम लोगों ने बात की 8 दिन होती है, और 8 दिन में इंटू 40 डेज में जाके उसकी डी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव। टीएसएच हमें करना है। टीएसएच का सैंपल कब कलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे आप अपने अपने उत्तर ABCD टाइप करके दीजिए। आप कराते हैं, रोज कराते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है आपके कार्य की गुणवत्ता बढ़ाना, आपके कार्य का प्रेसीजन बढ़ाना, कि एक एक काम जो हम करें सोच कर समझ कर तब उसके बाद करें, ऐसे नहीं जो मन में आया वो लिख दिया। तो टीएसएच हम कब कराएं? कभी भी करा लें, या सुबह कराएं, या सुबह खाली पेट कराएं, या सुबह कराएं, खाली पेट कराएं, और दवा खाने के पहले कराएं। ABCD। जी विनीत जी, देखिए क्या कहते हैं पब्लिक। सर A और D। A और D का सबसे लूज और सबसे टाइट है, दोनों कैटेगरी आ गई। टीएसएच में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। टीएसएच में सुबह दोपहर शाम रात का भी नहीं, कहा ना कि स्टेबल होने में उसे 30-40 दिन लगते हैं, तो सुबह और शाम भी उसमें आ गए, दवा खाई नहीं खाई वो भी आ गए। तो टीएसएच 40 दिन का एवरेज कंट्रोल, और जैसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन सुबह दोपहर शाम कब कराएं? दवा खाने के पहले कराएं, दवा खाने के बाद कराएं, खाना खाने के पहले कराएं, खाने के बाद कराएं। HbA1c सबमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही टीएसएच में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, विशेष कहना, माइनर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जब मॉनिटरिंग के लिए हमें प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की मॉनिटरिंग जैसे से करनी है, दवा आरंभ करने के कम से कम 40 दिन बाद करनी है, सैंपल कभी भी लिया जा सकता है, और अल्ट्रा सेंसिटिव कराने की और पैसा खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मॉनिटरिंग के लिए याद रखें। अब सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म की भी हम बात करते चले कि उसके लिए हमें T4 कराना है। T4 कब कराना है? सेम 4 क्वेश्चन। तो T4 में यहाँ पे मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो वेरिएशन होते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट में, उसका कारण यह हो सकता है कि हमने सैंपल कब दिया। टीएसएच का सैंपल कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन T4 का सैंपल, हम जो गोली खा रहे हो क्या है? T4। तो T4 की गोली खाई, वो एब्जॉर्ब होना आरंभ हुई, आरंभ होकर वो ब्लड में सर्कुलेट कर रही, और तभी हमने सैंपल निकाल लिया। तो क्या होगा? टैबलेट खाने के बाद 1-2-3 घंटे में थायराइड T4 के लेवल हाई आते हैं। तो T4 का अगर आप कभी भी देखें कि अच्छा खासा वेल सेटल्ड पेशेंट है, टीएसएच नॉर्मल है और T4 बहुत बढ़ा हुआ आ गया, तो हमें प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में बात हुई थी कि हमें प्राथमिकता किसको देनी है? टीएसएच को, T4 को नहीं। तो T4 अगर बढ़ा हुआ आया तो पूछो भैया कब कराया था सैंपल? मैं सुबह कराया था, गोली खा के गए थे, हाँ रोज गोली खाते हैं, आज भी खा के गए थे, कितनी देर बाद? बस गोली खाई थी, घंटे भर बाद जाके करा लिया था, इसलिए T4 बढ़ा हुआ है। तो पहली बात तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में T4 की अधिकांशतया हमको आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर आवश्यकता होती है, हमें किसी वजह से T4 कराना है, तो हमें उससे कहना है सुबह कराएंगे, खाली पेट कराएंगे। खाली पेट क्यों कराएंगे? क्योंकि भोजन के बाद थोड़ा प्रोटीन के जो एब्जॉर्प्शन और इसके बाद में प्रोटीन लेवल्स में ऊपर नीचे होता है, उसी के साथ में थायरोक्सिन के लेवल में भी डिफरेंसेस आएंगे।
तो फास्टिंग भोजन के से संबंधित रखने के बाद, और थायरोक्सिन टैबलेट क्योंकि वो T4 स्वयं है। तो खाली पेट बिना दवा खाए तब थायरोक्सिन, बिना खाना खाए बिना दवा खाए तब आप T4 का सैंपल कराइए और फिर वही थायरोक्सिन की गोली खा लीजिए। तो TSH कराने में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन T4 जब कराना है तो हमें इस तरीके से कराना है, क्योंकि टैबलेट लेने के बाद वैल्यू हमारी बढ़ के आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप इनको ध्यान में रखेंगे, यदि आप इनका पालन करेंगे, तो बस यही अंतर होता है एक अच्छे फिजिशियन में और एक थोड़े लापरवाह फिजिशियन में। कोई और विशेष अंतर नहीं। आप छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखिए, काम तो आप कर ही रहे हैं, तो एक अच्छा और कम अच्छा काम करने में केवल इतना ही अंतर है, और वो आप दूर कर सकते हैं। तो जब आप काम कर ही रहे हैं, या तो डॉक्टरी को छोड़ के तिलांजलि दे दीजिए और शेयर मार्केट में आनंद लीजिए। अगर डॉक्टरी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, फिर वो आपके नाम याद रखें लोग। डॉक्टर बहुत ध्यान से काम करते हैं, एक एक चीज की तहकीकात करते हैं, उसकी बारीकी तक जाते हैं, और तब हमको अच्छा थेरेपी देते हैं। मरीज सब समझता है, कोई बेवकूफ नहीं होता। तो अगर सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का केस है, T4 से मॉनिटर करना है, तो दवा आरंभ करने के 1 महीने बाद T4 की जांच करानी है, और यह जांच सुबह खाली पेट और दवा खाने के पहले हुई। तो इस प्रकार से मित्रों, हम लोगों ने इनिशिएशन और मॉनिटरिंग दो ये इसके एस्पेक्ट डिस्कस किए। तीसरा आता है टाइट्रेशन। बिन्नी जी, यदि कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे पूछ लें, और फिर जी हम लोग सर। आगे बढ़े टाइट्रेशन के ऊपर। जी सर, काफी जी, सारे प्रश्न आए हैं। काफी सारे हैं, तो एक ही दो पूछना भाई, बाकी बाद में रख लेंगे। जी, How long treatment is required for hypothyroidism and hyperthyroidism? बहुत बढ़िया। इसका हम उत्तर नहीं देंगे अभी नहीं देंगे, है, क्योंकि इसका उत्तर यहाँ पे आएगा। और कोई? ठीक है सर, और एक एक मिनट। How much time it takes or when we should suspect patient is cortisol deficient? मैंने कहा आपको कि कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी वाली बात मैंने आपसे जिक्र की। यहाँ पे मैं फिर आपको एक अनुभव बताऊं कि एक सीनियर फिजिशियन थे, ये भी 25 साल पुरानी बात है, मैं आया ही आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा, यार पंकज देखो, ये केस ऐसा है, ये माता जी हैं, वो सामने लाए, बिल्कुल टिपिकल, दूर से आ रही है महिला, आप कहते हैं कि हाँ ये हाइपोथायराइडिज्म, देखो इनकी रिपोर्ट देखो, हाइपोथायराइडिज्म है। मैंने कहा है, यार इनको थायरोक्सिन देता हूँ और ये रेस्टलेस हो जाती है, बहुत दिक्कतें शुरू होती, मैं हटाता हूँ ठीक हो जाती है। मैं 2 बार 3 बार ट्राई कर चुका और ठीक नहीं होती। हमने बहुत छोड़ दो, ठीक हो जाएंगी, और 1 महीने बाद अम्मा ठीक हो गई। क्यों? कारण वही था, जब पेशेंट थायरोक्सिन, हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट थायरोक्सिन लेने पे रेस्टलेस हो रहा है, इसका मतलब कुछ और है साथ में। ये तो उसकी आवश्यकता थी, तो उसको साथ में कॉर्टिसोल दिया, अम्मा को कोई चक्कर नहीं आया, कभी नहीं गिरी। वो शीहान सिंड्रोम था, और उसके कारण से मतलब पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म, और साथ में जैसे ही हमने रिप्लेनिश कॉर्टिसोल किया, ठीक हो गए। लेकिन अब यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं इसके आगे डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगा। यह वो पेशेंट्स हैं जिनको आप कृपया रेफर कर दीजिए। जब आप इस तरह के 25 पेशेंट्स देख लें, रेफर करिए, ट्रीटमेंट को फॉलो करिए, किन किन बातों पर ध्यान दिया गया, और पढ़िए उसको। जब आप इस तरह के 25 पेशेंट देख लें, तो 26 को रेफर करने की आवश्यकता नहीं, फिर आप उसके सिद्धस्त हो गए। हमने भी ऐसे ही सीखा, लेकिन उसके पहले कृपया इन पेशेंट को हाथ नहीं लगाइए, क्योंकि इससे डेडली हो सकता है। पेशेंट शॉक में जाके वो एक्सपायर हो सकता है। चलिए, तो बचे हुए सवालों को हम मान में लेते हैं। टाइट्रेशन कैसे करें? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म 100 माइक्रोग्राम डोज दी गई। हमें बताया गया कि 40 दिन से पहले TSH नहीं कराना, हमने 40 दिन बाद TSH कराया। अब TSH 8 आया, क्या करेंगे? सेम डोज बढ़ाएं, 12.5, 25 या 50। उत्तर दीजिए, ABCD टाइप करिए और भेजिए। ठीक, कई बार क्या होता है,
आज भी एक महिला आई दिखा, हाइपोथायराइडिज्म है, अप्रैल में उन्होंने टेस्ट कराया, TSH बढ़ा हुआ आया और सेम दवा खा रही है। तुमने भाई माता जी ये बताओ कि तुमने टेस्ट करा के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? कहीं डॉक्टर जी ने तो कराया था, तुमने फिर उनसे जाके क्यों नहीं पूछा? उन्होंने कहा यही खाते रहो। तो अब भाई देखिए, अभी तो हम मेरे मरीज के ऊपर नाराज हो रहे थे कि आपने टेस्ट कराने में आप दौड़ के चले गए, करा लिया, लेकिन एबनॉर्मल टेस्ट था, ठीक नहीं किया। अब डॉक्टर ने भी कुछ नहीं किया, तो क्या 50 के बाद 8 आ गया, हमको चुप शांत बैठ जाना चाहिए? अगर हमें शांत बैठना था तो हमने टेस्ट क्यों कराया? हम जानते हैं कि जैसे हमारा 4.5 या 5 अपर लिमिट है उसकी, तो हम इसको क्यों पार्शली करेक्टेड स्टेट में छोड़ रहे हैं? यही है फिजिशियन इनर्शिया। फिजिशियन इनर्शिया होगा तो आप अपनी रेपुटेशन और मरीज का स्वास्थ्य, इन दोनों को हानि पहुंचाएंगे। हाँ बिजली जी, क्या आए उत्तर इसमें? ABCD? ए सर, मैक्सिमम ए है। कॉन्टिन्यू सेम डोजेज, सब में फिजिशियन इनर्शिया है। सब ने हलवा पूरी खाई है लंच में और अभी सबको नींद आ रही है। मैं ही अकेला पागल हूं, चिल्ला रहा हूं। फिजिशियन इनर्शिया छोड़ो, यह सबसे बुरी बात है। पेशेंट का इनर्शिया मैं नहीं मानता। समाज में कुछ भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार स्टूडेंट गलत कर रहा है, जिम्मेदार टीचर है। तो मरीज गलत कर रहा है उसका जिम्मेदार डॉक्टर है। डॉक्टर ने क्यों नहीं अपने कर्तव्य का पालन किया? क्यों छोड़ देंगे भाई उसे? डोज बढ़ाइए, क्यों नहीं बढ़ाते? जब हमने कहा कि जितना TSH हो लगभग उसके 2 गुनी के आसपास हमें डोज की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमारा जो 5 या 4 TSH होना चाहिए, तो जितना है 5 या 4 के बाद बढ़ा हुआ, 4 बढ़ा हुआ है, तो 4 का लगभग 2 गुना 10 माइक्रोग्राम, 10 तो आती नहीं, तो 25 की आधी करके 12.5 माइक्रोग्राम हम इसको बढ़ा देते हैं। तो जो हमें जितना TSH को कवर करना है उसके अकॉर्डिंगली हम डोज को बिल्टअप करेंगे। अब हम कहां तक ले जाएंगे? हमारा टारगेट क्या है? टारगेट आज से लाना नहीं था। टारगेट हमारा है उसको एज नॉर्मल एज पॉसिबल बनाना। 0.5 के नीचे ले जाए या 0.5 के 5 जो नॉर्मल रेंज है उसमें लाए, या 5 के ऊपर छोड़ दें। 5 के ऊपर तो नहीं छोड़ेंगे, हम अपने ऊपर लेवल नहीं लगाना चाहते कि हम फिजिशियन इनर्शिया के शिकार हैं। तब हम उसको नॉर्मल रेंज में लाएंगे, और नॉर्मल रेंज भी बहुत बड़ी है। जितना हमें थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट है किसी व्यक्ति को, उतना उसके साथ एग्रेसिव बर्ताव करना है। यदि कोई व्यक्ति जितनी कम आयु का होगा, बच्चा है, उस पर उसका मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट दोनों होना है, बहुत आवश्यक है थायरोक्सिन। तो बिल्कुल इनर्शिया नहीं रखना, उसको हमें इस रेंज के आसपास रखना। बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए आवश्यकता है, नीचे की तरफ हमें 1-2 के आसपास रखना है। बड़ा हो गया, प्यूबर्टी हो रही है, प्यूबर्टी के समय था उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है, 1-2 के आसपास रखना है। लेडी है, लड़की है, बड़ी हो गई, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, अब फर्टिलिटी चाहिए उसे, और प्रेग्नेंट हो गई, 1-2-3 के आसपास रखना है, सब काम निपट गए। तो अब केवल मेंसेस को नॉर्मल रखना है, ठीक है, 2-3-4 भी चलेगा आपको, और हमें पीरियड भी नहीं होते, प्रेगनेंसी भी नहीं होती, 3-4-5 भी चलेगा। अब हम सब ग्रो कर चुके और आयु बढ़ती जाएगी, तो और थायरोक्सिन की आवश्यकता कम होती जाएगी, उतना हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट की जरूरत नहीं है। 5 के साथ 6 भी छोड़ दोगे तो कोई आफत नहीं। तो टारगेट TSH differs as per the characteristics of the patient, need of the patient, demand of the patient, जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, जितनी यंग एज, प्रेगनेंसी, उतना TSH हमें टाइट रखना है, लोअर रेंज पे रखना है। तो एक पेशेंट है, अगर हमने कहा, अभी हम नाराज हो रहे हैं कि हमने आज से क्यों छोड़ दिया, 5 साल से पेशेंट 8-10 लेके चल रहा है, और हम कह रहे हैं हाँ ठीक है चलते रहो चलते रहो, तो हम क्या गलत क्या करें भाई? तुम तो बेवजह हमको तुमने दोषी बना दिया कि तुम हलवा पूरी खा के पड़े हुए हो, डायलॉग मार दिया। क्या होगा?
मरीज का वेट बढ़ जाएगा, मरीज के इडमा रहेगा, एक सेंस पेन रहेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, क्या हो जाएगा? सब क्लिनिकल, ये तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म है। सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। एलडीएल बढ़ाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाती है, एंजाइना सीएडी बढ़ाती है। तो लंबे समय तक अगर हम पार्शियली अनकंट्रोल्ड पेशेंट छोड़ देंगे तो वह अल्टीमेटली इसकी तरफ लैंड अप करेगा। तो हम क्यों छोड़ें भाई, हमको जरा सी डोज बढ़ानी है, बढ़ा दो। नो फिजिशियन इनर्शिया। तो अगर हम पेशेंट को इनएडिक्वेटली ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा तो मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी रहेंगी, थोड़ा सा पेशेंट सुस्ती, आलस, भारीपन, डिप्रेशन, हाथ पैरों में दर्द, थोड़ा सूजन, ये सब चलेगा। फीमेल है, थोड़ा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी, ये सब चलेगा। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। यह हमें इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं करना। दूसरा पेशेंट, हमने 100 माइक्रोग्राम दिया, जब रिपीट टेस्ट कराया तो 0.08 आया। अब क्या करेंगे? सेम डोज चलाते रहे? आपको भी नहीं, अब मुझे गाली नहीं सुननी, अब मैं डोज कम करूंगा। कितनी कम करेंगे? 12.5, 25 या 50? आप फिर कैलकुलेशन लगाइए कि 2.5-3 होना चाहिए। 2.5-3 के हिसाब से ये 1.5-2 कम है। 1.5-2 का डबल 5, 5-7 हम माइक्रोग्राम कम कर देंगे। 5-7 माइक्रोग्राम कैसे कम करें? चलो 12.5 कर देते हैं, 12.5 कम करें, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाने पे। फिर मैं तो अपनी बात पे स्टिक ही नहीं करता हूँ, ये बड़ी दिक्कत है। आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। जब पेशेंट का ये सिर्फ लोअर साइड में जा रहा है, जब हम ओवर ट्रीट कर रहे हैं, तो ओवर ट्रीटमेंट के नुकसान अंडर ट्रीटमेंट से ज्यादा है। तो ओवर ट्रीटमेंट में हम थोड़ा सा डोज को अंडर ट्रीटमेंट की तुलना में ज्यादा घटाए बढ़ाएंगे। कभी भी चेंजेस 50, 75, 100 इतने बड़े बड़े नहीं करने चाहिए। 12.5, 25 के यूजुअली जो टाइट्रेशन डोज है वह पर्याप्त होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवर ट्रीटमेंट से जब पीएसएच हमारा बहुत कम रह जाए, यह पेशेंट को हम लोग देते जा रहे हैं और 4-5 सालों से पीएसएच हमारे शरीर में बना हुआ है, क्या प्रॉब्लम होगी इससे? क्या हो जाएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट ब्लॉक, सीएचएफ, कोई वल्वुलर रिगर्जिटेशन, क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन क्या है? बॉडी का एक्सीलरेटर, झूम 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 करते जा रहे हैं शरीर को, तो वह सीएचएफ रेस्पिरेट कर सकता है। वीक हार्ट है, दौड़ा रहे हैं उसको, दौड़ अननेसेसरी स्टिमुलेट कर रहे हैं, एंजाइना हो सकता है, सीएचएफ हो सकता है। बॉडी की मेटाबॉलिक टर्नओवर बढ़ा के, बोन्स का भी मेटाबॉलिक टर्नओवर बढ़ा के ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। एंजाइना, सीएचएफ, ऑस्टियोपोरोसिस किन लोगों में ज्यादा होता है? एल्डरली में। तो एल्डरली ओल्ड लोगों को हमें ओवर ट्रीट नहीं करना, वहां पे उनको आवश्यकता भी नहीं है उतनी। बच्चे को अगर हम पहुंचा दें इस रेंज में, उसको नुकसान नहीं होगा, बड़े को नहीं। तो बच्चों में थोड़ा एग्रेसिव होना है, एडल्ट में ठीक पर्याप्त रूप में देना है, एल्डरली में थोड़ा सा हाथ रोक के आराम से, एग्रेसिव नहीं। बाबा जी को दौड़ाने की जरूरत नहीं, माता जी को भगाने की जरूरत नहीं, वहां पे हमारा ओवर ट्रीटमेंट भारी पड़ जाएगा। तो यदि हम पेशेंट को ओवर ट्रीट करते हैं, लंबे समय तक ओवर ट्रीट करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। बोन से संबंधित ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर, हार्ट से संबंधित थोड़ा सा धूम 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 कर रहे हैं तो टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, टेकेरिथमिया। जितना हम मेटाबॉलिक अपना स्टिमुलेशन देंगे, क्या होगा? जितना हमारी, जैसे गाड़ी का इंजन अगर धू धू करेंगे तो पेट्रोल खाता जाएगा, तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बॉडी का फ्यूल जो है वो खाता जाएगा, पहले ग्लूकोज, बाद में फैट, और फैट के बाद में मसल। तो क्रॉनिकली ओवर स्टिमुलेटेड हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? मसल मास कम होगा, बोन्स कम होंगी। तो मसल मास कम होगा तो यह भी मायोपैथी होगी, और हार्ट की भी मायोपैथी होगी। और उसी कारण से हाई आउटपुट कार्डियक सिंड्रोम, वो कि जिसमें नॉर्मल से ज्यादा पंप कर रहा है हार्ट,
तब भी पर्याप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा है, हार्ट रेट ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा है, फिर भी हाई आउटपुट वाली स्थिति। तो ओवर ट्रीट तो नहीं करना, यू आर इन्वाइटिंग दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो इसके आगे आते हैं। अब टाइट्रेशन की बात करने के बाद कि हमें टाइट्रेशन थोड़ी थोड़ी डोजेज में करना है, अंडर ट्रीट भी नहीं छोड़ना, ओवर ट्रीट भी नहीं करना। अब प्रश्न आया था, यह कब तक चलता रहेगा इससे? तो एक तो पेशेंट हमारा हमने देखा 50 TSH पे आया था, 100 माइक्रोग्राम TSH, ये 100 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन, ये गलत लिखा है, ये देखिए। और हाँ सर, TSH कराया गया 8 आया, हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया 125 करके फिर 2 आ गया। ठीक, अब तो सही है, कोई फिजिशियन एनेस्थीसिया नहीं, पेशेंट स्टेबल। अब कब बुलाए? पहली बार तो हम 40-40 दिन पे बुला रहे थे, पेशेंट को कंट्रोल करने के बाद कब बुलाए? आराम से। अब जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी वही करनी है जहां पे थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे किसी बच्चे में, जैसे प्रेगनेंसी के समय, या प्रेगनेंसी की चाहत है, इनफर्टिलिटी, वहां पे हम जल्दी जल्दी काम करें, अन्यथा 3 महीने 4 महीने काफी। तो यह चीज हमें ध्यान रखें, स्टेबल हो गया, अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करेंगे कब तक, जो आपका सवाल था। देखिए, निर्भर करता है कि हमारा कारण क्या था हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हमारी परमानेंट थी तो वो परमानेंट रहेगा, अगर टेम्परेरी थी तो कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? आप सही कह रहे हैं, अधिकांश केसेस में हम नहीं जान पाते कि ये कब तक चलेगा। कुछ केसेस होते हैं जहां पे टेम्परेरी होती है, कुछ केसेस बहुत कम। थायरोइडाइटिस, थायरोइडाइटिस में एकदम से हाइपर फेज आई, फिर एकदम से हाइपर फेज आई और फुल रिकवर कर जाते हैं। थायरोइडाइटिस का पेशेंट एक ऐसा होता है कि जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें जल्दी जल्दी टेस्ट कराना पड़ता है, जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। हाइपोथायराइड फेज जब आती है तो वह भी टेम्परेरी होती है, तो कुछ समय के बाद हमें यह टेस्ट करना होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट बनी हुई है, या बॉडी ने थायराइडाइटिस से अपने आप को रिकवर कर दिया। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से ग्लैंड वीक हो गई थी, क्रमशः ग्लैंड ने अपने आप को रिकवर कर लिया, अब हमें देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि हमारी हिस्ट्री ऐसी आ रही है कि हम उसको कहीं से लिंक कर पा रहे हैं, एमाइडारोन दे रही है, कोई पेशेंट दे रहा था, उसके बाद हुई एमाइडारोन इंड्यूस थायराइडाइटिस, रिकवर कर जाएगी दवा बंद होने के कारण। इंटरफेरॉन इंड्यूस, रिकवर कर जाएगी। प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, कुछ समय में रिकवर कर जानी चाहिए है। कुछ सब एक्यूट थायराइडाइटिस, हाइपर हुआ फिर हाइपो हुआ, रिकवर कर सकती है। तो ऐसे केसेस में जहां में हमें कुछ क्लू मिल रहा है जिसके कारण से हाइपोथायराइडिज्म वो रिकवर कर सकती है। कुछ है हॉशिमोटो थायराइडाइटिस, वो तो प्रोग्रेसिव होती है। ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस जिसमें एंटीटीपी एंटीबॉडी हो तो प्रोग्रेसिव होती है, डिस्ट्रॉय करती जाएंगी और ग्लैंड की हाइपोथायराइडिज्म बढ़ती जाएगी। तो ऐसे केसेस में हमें देनी पड़ती है। अब ये हमें कोई मालूम नहीं किस पेशेंट को टेम्परेरी है, किस पेशेंट को परमानेंट है। अधिकांश लोगों को परमानेंट होती है। कुछ केसेस में जहां कुछ ऐसे क्लूज हो वहां पे हम ड्रग को कुछ समय ब्रेक करके हम देख सकते हैं कि परसिस्ट कर रही है या नहीं। बड़ा मुश्किल होता है ये जवाब देना। तो एक मैं क्या करता हूं, मैं आपसे इसमें डिस्कस करता हूं जहां पे मैं कंफ्यूजन होता हूं। पहली चीज तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना कि देखिए, ये अनुमान है कि हो सकता है अब आपकी थायराइड ग्लैंड काम करनी शुरू कर चुकी हो। कभी भी बच्चे की नहीं करेंगे ऐसा, यंग फीमेल में नहीं करेंगे, जिसको फर्टिलिटी चाहिए उसमें नहीं करेंगे, जो प्रेग्नेंट हो उसमें नहीं करेंगे। जब ये सब काम निबट गए, अब थायराइड से कोई मतलब नहीं, हाइपोथायराइडिज्म से। इसलिए हमने क्या किया, 100 माइक्रोग्राम ले रहे थे और हमें शक है कि इनकी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म जो है वो
वो ट्रांजिएंट वैल्यू होगी। तो हमने कहा 100 को हम 50 करते हैं। यदि 50 करने के बाद 1.5 महीने बाद TSH हमारा बढ़ा, इसका मतलब रिक्वायरमेंट थी और हमारा स्टेप गलत था, तब हम इसको दोबारा फिर से हम बढ़ा लेंगे डोज को। लेकिन यदि हम देखते हैं कि 50 करने के बाद अभी भी TSH ठीक है, इसका मतलब अब पेशेंट की थायराइड रिकवर कर रही है अपनी स्टेज से, और अब हमें उसको उतनी देने की जरूरत नहीं। अब हमने उसको 25 कर दिया और कहा फिर आइए 2 महीने बाद देखते हैं। 25 पे भी देखा रिकवरी सेम चल रही है तो हटा दिया। तो लेकिन ऐसी संभावना कुछ पेशेंट में होती है, ऐसा ना हो कि कल से आप हर पेशेंट का हाफ डोज करके उसको रिटेस्ट करने लगे। तो कुछ पेशेंट में ट्रांजिएंट होती है, वहीं पे हमें ऐसा ड्रग इंड्यूस्ड ऑटो इम्यून उनमें अदरवाइज है। ऑटो इम्यून में भी एंटीटीपी एंटीबॉडी पॉजिटिविटी वाले पेशेंट्स में लाइफ लॉन्ग ही होती है, उसमें हमें डोज रिडक्शन को ट्राई नहीं करना चाहिए। चलिए, एक पेशेंट 100 माइक्रोग्राम की गोली लेते हुए बिल्कुल स्टेबल चल रहा था, 4-5 बार की रिपोर्ट देखी ठीक था। अब किया है आपकी हमारा जो TSH है वो 20 मिला, क्या कारण हो सकता है? डोज, सबसे पहले तो हम कहते हैं यार रिपोर्ट गलत। अभी हमारे ग्रुप में भी चल रहा था कल ही का डिस्कशन में, तो एक साहब ने कहा कि अच्छी लैब से कराओ। अच्छी लैब से तो पहले क्यों नहीं कराया? पहले बार पेशेंट ने पैसे खराब किए, फिर दोबारा आप उसके पैसे खराब कराए। तो हमें पहली बार में ही अच्छी लैब चुननी चाहिए थी। दूसरे ने कहा कि 3T3 3T4 कराओ। अरे भैया, उसकी आवश्यकता ही नहीं, जब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में तो TSH से काम चल सकता था, हम क्यों 3T3 चला करा रहे हैं? फिर उसके बाद ये वो रिपीट टेस्टिंग पे बहुत जोर रहता है, लेकिन भाई पहले हम क्लिनिकल अपना एक्यूपमेंट भी तो इस्तेमाल करें। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें पूछने हैं पेशेंट से। इस बार गड़बड़ हुआ, ये घटा बढ़ा, इसका क्या कारण हो सकता है? ये सारे कारण हो सकते हैं ऐसे केसेस में। इन सारे कारणों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कंप्लायंस। हाँ, हम अपने गांव से ले गए थे दवा लेना, भूल गए थे, 15 दिन दवा नहीं खाई। जब 15 दिन दवा नहीं खाई तो TSH बढ़ना था। दूसरी चीज, हाँ इधर एग्जाम चल रहे थे बच्चे के, तो उसके कारण से भूल जाता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता। तीसरी चीज, वो आजकल जरा जल्दी जल्दी में हम गोली खा के और 15 मिनट बाद ही खाना खा लेते हैं। तो कंप्लायंस सबसे कॉमन कारण है, या हमारे शरीर की स्थिति बदल गई। बिल्कुल ठीक चल रहे थे, अभी किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ, बेडरिडन हो गए, खाते पीते तो पराठे और पूरी रहे, और हमने वेट 8 किलो बढ़ा लिया, प्रेगनेंसी हो गई, सारी रिक्वायरमेंट बदल गई, या कोई पैथोलॉजिकल स्टेट, कोई ऐसी बीमारी हो गई, या कोई ऐसी ड्रग ले ली जो कि थायराइड को डिस्टर्ब कर दे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। हमें पेशेंट से यह बात करनी है कि कैसे खाते हैं। हम लोग अपने पिछले सेशन पे ही हम लोग डायबिटीज के लिए डिस्कस कर रहे थे कि आप जासूस बनना चाहिए, हर फिजिशियन को एक जासूस, क्या किया कैसे किया, सीन को रिक्रिएट करो। हमें जब इंसुलिन लेते हुए पेशेंट में समझ में नहीं आता, हम पूरा CBI की तरह से पूरा कहते हैं सीन रिक्रिएट करो, लाओ इंसुलिन लाओ, सिरिंज लाओ, चलो भर भर के बताओ, लगा के दिखाओ, पकड़ में आ गया कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। वैसे ही हम यहाँ पे थायरोक्सिन, कौन सी दवा ले रहे हो ना। कई बार क्या होता है, पेशेंट ब्रांड चेंज कर दिया। कई बार ये होता है, कुछ देखिए, थायरोक्सिन माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम और किलोग्राम में नहीं, माइक्रोग्राम में बनाना हर एक की बस की बात नहीं। तो मैं कहीं पे हर जगह ये नहीं बोलता कि ब्रांड चेंज करने में कोई खराबी नहीं। थायरोक्सिन में मैं जरूर बोलता हूँ रिलायबल कंपनी की दवा होनी चाहिए, सेम ब्रांड यूज करिए। चेंज करने के बाद अगर चेंज हुआ है तो उसको री एग्जामिन करिए, री इवेल्युएट करिए कि ठीक है कि नहीं, हो सकता है अवेलेबिलिटी में डिफरेंस हो। तो कब ले रहा है दवा, देख ली, कब ले रहा है, कितने बजे, दवा लेने के बाद भोजन कितनी देर में कर रहा है, साथ में कोई और दवा तो नहीं ले रहा है, एंटासिड, कैल्शियम, आयरन, सोया प्रोडक्ट, कोई PPI,
ये सब तो नहीं चल रही है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, और 80-90% बात यहीं पे क्लियर हो जाती है, ये गड़बड़ हुई थी इसलिए टीएसएच हमारा बढ़ गया। तो कहना क्या है, दो सलाह यहाँ पे कि हम अपने पेशेंट को ये समझाते हैं कि थायरॉक्सिन टैबलेट आपके बेड साइड पे रखी होनी चाहिए, वहां पे एक पानी का गिलास बोतल जरूर रखी होनी चाहिए। सुबह उठिए, पैर नीचे रखने से पहले गोली खाइए, पहले गोली खाई और फिर उसके बाद वॉशरूम जाइए। मेक इट ए पॉइंट, यह चीज ऐसे ही फॉलो। हम उठेंगे, फ्रेश होंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर अच्छा हाँ गोली रहेगी, गोली खाएंगे, उसके बाद अरे यार लेट हो रहा है, जल्दी से खाना खाओ। अरे भाई पहले गोली खा लो ना, उतना टाइम मिल जाएगा ऑप्शन का। नंबर 2, हम 2 दिन के लिए बाहर गए थे, 2 दिन दवा छूट गई, अब क्या करें? अगर एक दिन दवा छूट गई तो अगले दिन हम, आज याद आ गया, जब याद आया तब खा लो। थोड़ा सा काम कम करेगी ना, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं लेकिन कब कर लो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि कल 2 गोली खा लो, क्योंकि 8 दिन तो हाफ लाइफ है ना, एक दिन से मिस करने से कुछ नहीं होगा। 3 दिन छूट गई दवा, 3 दिन की दवा एक साथ खा लो, कुछ नहीं होगा। आप सोचो ना, वीकली थायरोक्सिन चलती है, जिस 7 दिन की दवा एक साथ खाते हैं। मैं 25 वर्षों से वीकली थायरोक्सिन दे रहा हूं, और पूरे देश में जो मुझे जानता है वो मुझे गालियां दे रहा है, जो नहीं जानता वो भी गाली दे रहा है कि ये कौन बेवकूफ है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होकर वीकली थायरोक्सिन देता है। और मैंने अपने ये पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की और एक रिप्यूटेड कंपनी है उनके उनसे शेयर की कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं पिछले 10 वर्षों से ऐसा कर रहा हूँ, और इस पे एक स्टडी प्लान करके और उसके बाद हम लोग वीकली थायरोक्सिन को का एक एक स्टडी करके पब्लिश करके वीकली थायरोक्सिन को प्रमोट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो वायरल नहीं रहेगा हमारे लिए, और इसको छोड़िए। छोड़ दिया, ठीक है, हम स्मार्ट नहीं है लेकिन हर कोई तो हमारी तरह बेवकूफ नहीं है। उन्होंने आइडिया लिया, एक उस पर स्टडी की, और 1 साल के बाद वीकली थायरोक्सिन मार्केट में है। कंसेप्ट ठीक था, कंसेप्ट के बेसिस पे काम हुआ, मैं उतने में खुश हूँ कि वो कंसेप्ट काम किया। तो वीकली थायरोक्सिन हम 7 दिन की गोली एक साथ ले रहे हैं, तो अगर हम 3 दिन दवा छूट गई तो हमने एक साथ ले लिया, क्या हार गया? अगर काफी दिन छूट गई और आपको 7 गोली खाने में लग रहा है कि गलती गड़बड़ है, तो हम 7 दिन तक डबल डोज ले लें। तो कम से कम जब 1.5 महीने बाद टेस्ट कराएंगे तो उस वक्त हमें चीजें नॉर्मल बैलेंस वे में मिलेंगी। अब वो कंडीशन जहां पे थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, बच्चा ग्रो कर रहा है, बड़ी तेजी से रिक्वायरमेंट बदलती है, तो 3 महीने 6 महीने में अंतर आ जाता है। प्यूबर्टी में बड़ी तेजी से रिक्वायरमेंट बदलती है, और प्रेगनेंसी में तो सबसे तेजी से। तो यहाँ पे हमें 3 महीने 6 महीने में, कई बार हमको जल्दी प्रेगनेंसी में विशेष रूप से 1-1.5-2 महीने में भी कराना पड़ सकता है, यहाँ पे हम 3-3 महीने पे भी कराना पड़ सकता है। और ऐसे में हमारी रिक्वायरमेंट बदल सकती है, मेजर वेट गेन, इसी वजह से बेजाटिक सर्जरी करा रहे हैं और 10 किलो 15 किलो 20 किलो वजन कम हो गया, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। तो यह वो कारण है जहां पे हमें कोई कंकोमिटेंट कंडीशन ऐसी है जिसने थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, वह हमें देखनी समझती है। तो कंप्लायंस पहला, कोई कंडीशन दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण प्रेगनेंसी, जिसमें कि प्रेगनेंसी होते ही डोज को बढ़ा देना चाहिए, वरना वो फीटस की डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। या मेजर वेट गेन, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये ध्यान रखना कि वेट गेन के साथ हमारे पास जितने ओबीज लोग आते हैं, डॉक्टर साहब वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, हम अच्छा हर कोई एक ही बात है, मैं तो कुछ खाती ही नहीं। तो जिनके आके 300 करोड़ पकड़े जाते हैं वो भी तो ये कहते हैं मैंने तो रखी नहीं, पता नहीं कहाँ से आया। तो ये तो मैया मोरी मैंने ही माखन खाए, ग्वाल वाल सब बैठ पड़े हैं, बड़बत मुख लगता है। तो मेरे पेट में जो मेरा वजन 10 किलो बढ़ा है, मैंने खाया ही नहीं। अब घर वाले बहुत जिद करते हैं, उसके कारण से बढ़ गया। तो हमने टेस्ट कराया, और टेस्ट में थोड़ा सा टीएसएच बढ़ा हुआ, थोड़ा सा T4 लोअर साइड में आया। तो हमने कहा हाइपोथायराइड निकला ना तुम्हें, इसी से सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड, इसी से वजन बढ़ रहा था। बिल्कुल नहीं,
मोस्ट ऑफ द टाइम यह जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म वेट गेन के साथ होता है, ये कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स होता है। यह वेट गेन लीडिंग टू सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होता है, ना कि वे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म लीडिंग टू वेट। तो यह हमें ध्यान रखना है कि यह वेट गेन से टीएसएच थोड़ा बढ़ जाता है। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट को हम थायरोक्सिन देके पतला नहीं कर सकते। फिर कुछ मेजर इलनेस, हमारे पेशेंट को एमआई हुआ, पेशेंट को सीवीए हुआ, पेशेंट को सेप्टिसीमिया हुआ, पेशेंट शॉक में गया, आईसीयू में एडमिट हुआ, टेस्ट कराया, देखा TG-T4 कम है, टीएसएच ज्यादा है, हमने कहा हाइपोथायराइडिज्म, थायरोक्सिन शुरू करो। नहीं, नॉन थायराइडल इलनेस सिंड्रोम सीरियस पेशेंट में कोई थोड़ी बहुत टीएसएच, थोड़ी बहुत थायरोक्सिन की एबनॉर्मलिटी को ट्रीट नहीं करना। वह शरीर का एक कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स है, या शरीर उस इस परिस्थिति से निपटने की कोशिश कर रही है। वेट गेन में क्या हुआ? वेट गेन में पूरा टीएसएच क्यों बढ़ा? टीएसएच बढ़ के वो थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है कि भैया और थायरोक्सिन बना, और थायरोक्सिन से थोड़ा सा बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ा के और वेट कम करने का प्रयास करो। यह वेट गेन का कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स है। उसी तरह से मेजर इलनेस में हमारे TG-T4 कम हो गए, रिवर्स T3 होता है, वो बढ़ जाता है, जो इनएक्टिव है, कि बॉडी कैरियर सारा ध्यान, सारी एनर्जी जितनी है वह मेटाबॉलिज्म, जो ग्रोथ है, ये सब चीज छोड़ के वह डिजीज से लड़ने में लगाओ। तो क्या होता है, मेजर इलनेस में हमारा सारा जो थायरोक्सिन है और ये वाली चीजें सप्रेस हो जाती है डिजीज से। इस वक्त हमने डायग्नोसिस बना दी हाइपोथायराइडिज्म की और ट्रीट किए जा रहे हैं, नहीं करना। तो कोई पेशेंट आईसीयू में पहली बार आप देखें थायराइड ऊपर नीचे है, उसको ट्रीट करने के चक्कर में मत पड़ो। हो सकता है वो केवल नॉन थायराइडल सिंड्रोम हो, हमें ट्रीट करने की जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे। हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, ट्रीट करके हम कई केस बिगाड़ेंगे, ना कि केस बनाएंगे। और कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लें कि कुछ मेडिसिन इसको कर देती हैं। एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने बात की, कैल्शियम, आयरन, सोया प्रोटीन और एंटासिड, पीपीआई, ये वाली जो चीज है ये हमारी एब्जॉर्प्शन गड़बड़ कर देती है। तो इनको हमें पता कर लें, और ये अगर ले रहा हो पेशेंट तो उनको हम कम से कम 4 घंटे आगे करा दें, थायरोक्सिन के साथ ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, लेडी हाइपोथायराइडिज्म की बिल्कुल ठीक चल रही थी, कंट्रोल थी, शादी हो गई, ससुराल में गई, अब हमने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेनी आरंभ कर दी। लौट के आए, जब टेस्ट कराया, हाइपोथायराइडिज्म फ्लेयर अप हो गई। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन उसने सारी की सारी मेटाबॉलिज्म को चेंज कर दिया, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ा दी, उसकी वजह से T4 बढ़ गया। किसी पेशेंट को ATP शुरू हो गई, उसने मेटाबॉलिज्म बढ़ा दी, उससे TSH हाई हो गया, T4 लो हो गया। तो पेशेंट अगर कंट्रासेप्टिव पिल ले रहा है, पेशेंट अगर ATP ले रहा है, या पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक ले रहा है, इन सब केसेस में रिक्वायरमेंट एकदम से चेंज हो जाती है। तो हमें यह ड्रग, इसके अलावा 3 ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी एपिलेप्टिक, यह ड्रग याद रखनी है। जो सबसे कॉमन, मैं रेयर वाली चीजों को नहीं छुड़ा दी, कि इन 3 दवाओं से हमारी थायरोक्सिन की डोज को रीएडजस्ट करना पड़ता है, यह हम ध्यान रखें। तो मित्रों, जो हम लोगों ने आज अभी तक डिस्कस किया, बहुत सिंपल बातें थी, केवल थायरोक्सिन देनी थी। 1 घंटा हम क्यों बोल करें इस पे, लेकिन जब बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। उसमें से छोटे छोटे ये मोती हैं जो कि हमारे काम की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जिनको ध्यान रख के हम अपना डंका बजवाते हैं, पेशेंट उसको लाभ देते हैं। तो यदि काम करना है तो फिर काम को शिद्दत से करेंगे। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, लो T4 हाई TSH, थायरोक्सिन थेरेपी देंगे। TSH से रफ आइडिया उसके 2 विंडो से आरंभ करेंगे,
40 दिन बाद पीएसएच की जांच कराएंगे, थोड़ा ऊपर 12.5 या 25 घटाना या बढ़ाना। अधिकांश केसेस को 0.5 से 5 पीएसएच के बीच में मेंटेन करेंगे। और फिर कोई रैपिड चेंज वाली स्थिति है, बच्चे हैं, उनमें जल्दी, बुजुर्गों में, बड़े लोगों में बाद। तो इस प्रकार से हम यह ठीक हाइपोथायरॉयडिज्म को थायरॉक्सिन थेरेपी देते हुए हम उनका उपचार कर सकते हैं। और चीजों को ध्यान में रखें, हमारे आप में से अधिकांश तो वो ग्रुप में ही, अगर कोई हमारे एनसीएच के ग्रुप में ना हो तो इस नंबर के साथ में रिक्वेस्ट भेज के हमारे ग्रुप में सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी तो मैनकाइंड फार्मा ने बहुत अच्छा एक ग्रुप बना रखा है, और हम लोग उसमें अभी कुछ डायबिटीज से संबंधित मैं वीडियो आप लोगों को पोस्ट करता रहता हूँ, तब तक वो करें। और बाकी जब ये इसकी रिकॉर्डिंग भी जी आप देंगे तो इसको हम लोग दोबारा फिर इसमें कर लेंगे, रिवीजन के लिए वो काम आएगा। और अब यदि अभी आपके कोई प्रश्न हो जिसको हम लोग डिस्कस कर सकें तो यहाँ पे वो पूछे जा सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग डिफरेंट मेडिकल कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे डिस्कस करें, इसको हम लोग डिस्कस करते हुए कि क्या क्या कंडीशन आ सकती है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट प्रभावित किया जाए। कोई प्रश्न है क्या अभी जी? जी सर, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। इज इट करेक्ट टू टेक थायरोक्सिन विद पीपीआई बिफोर पीपीआई? देखिए, थायरॉक्सिन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो सुबह उठते ही हम ले लें, और पीपीआई को हम 1 घंटा कम से कम, बेहतर हो 2 घंटा अगर टाल दें उसके बाद में। यहाँ पे जहाँ पे हमें दिक्कत होती है वहां पे हम कई बार यह भी राय देते हैं कि भाई सुबह 3 बजे 4 बजे का अलार्म लगा लो, और उस वक्त उठ के वहीं पे बगल में गोली रखी, बंद आंखों से ही अपना गोली खा के सुबह, तो जिससे थायरॉक्सिन का काम पूरा हमारा वह हो जाए उस वक्त। और फिर जब उठे तो हमने पीपीआई खा लिया। तो 1 घंटा तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 घंटे का अगर गैप हो जाए तो ज्यादा। जी सर, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थायरोक्सिन एंड लिवोथायरोक्सिन टैबलेट्स? ठीक है, लिवोथायरोक्सिन एक्चुअली उसका बेहतर और सही नाम। थायरोक्सिन, लिवो और डेक्स्ट्रो, आप याद करिए ना, आइसोमेरिक फॉर्म्स होती है, बाईं तरफ देखने वाला, दाईं तरफ देखने वाला, उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लाइट को लेफ्ट में या राइट में किधर रिफ्लेक्ट करता है उसके आधार पे। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड की 2 फॉर्म होती है, लिवो फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म। तो यहाँ लिवो फॉर्म इज एक्टिव, इसलिए लिवोथायरोक्सिन उसका LT4 वह उसका सही नाम है, ना कि केवल थायरोक्सिन। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटी टीपीओ AB पॉजिटिव है तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ता है? स्टेरॉयड नहीं देना, सबसे पहली बात कि एंटी टीपीओ को ट्रीट नहीं करना, टीपीओ को ट्रीटमेंट नहीं है। एंटी टीपीओ को रिपीट भी नहीं कराना। वंस डायग्नोसिस हैज बीन मेड, इट्स क्लियर, काम इज ओवर। अब समझते हैं एंटी टीपीओ है क्या। ये हमारी थायराइड ग्लैंड और ये हमारा शरीर, ये शरीर मिसाइल चला रहा है एंटी टीपीओ की थायराइड के ऊपर। तो हमारी थायराइड का दुश्मन कौन? हमारा शरीर। शरीर ने टीपीओ बनाया और साफ एक मिसाइल दाग दी थायराइड को मारने के लिए। तो जितनी ऐसी टीपीओ की मिसाइल पड़ती जाएंगी, थायराइड हमारा डिस्ट्रॉय होता जाएगा। 100%, 95, 90, 85, 80, धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग कम होती जाएगी। तो जहां एंटी टीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं, वहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोग्रेसिव होगी, समय के साथ बढ़ती जाएगी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे हमें ट्रायल नहीं लेना कि आगे चल के हम कहें दवा आधी को और हम देखें अब हो कि नहीं हो। यहाँ पे तो थायराइड की डोजेस बढ़ेंगी टाइम के साथ। तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है तो हमें सिर्फ इतना बता रही है कि कोई और जिम्मेदार नहीं, हमारा शरीर ही जिम्मेदार है हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। अब 2 विधियां हैं, एक थायराइड को बचाने के लिए शरीर को मार दे, कैसी बातें करते हो यार, और दूसरा शरीर को तो नहीं मार सकते तो थायराइड को मर दे दे।
मजबूरी। तो थायराइड हमारी कम होती जाएगी, हम थायरोक्सिन की डोज बढ़ाते जाएंगे। एंटी टीपीओ का ट्रीटमेंट करने का प्रयास नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते, उसको चलने दीजिए। हाँ, उसके साथ में एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर एंटी टीपीओ हो सकता हो, एंटी एड्रिनल भी एंटीबॉडी बन रही हो सकता है एंटी ओवेरियन भी बन रही हो, एंटी एंड्रोजन एंटी टेस्टिकुलर भी बन रही हो, हमारे हो सकता है इस विटिलिगो भी उसी से हो जाए, हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए दूसरी एंटीबॉडी से, तो अदर ऑटोइम्यून फिनोमेना में भी एसोसिएटेड, तो उसको हमें उसके साथ में ध्यान रखना। तो एंटी टीपीओ का ट्रीटमेंट नहीं करना, हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट करना। जी, Obesity related raised TSH should we treat? बहुत कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल ये है कि हम ओबेसिटी को थायरॉक्सिन से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। नहीं, थायरॉक्सिन से हम जब कभी भी वेट रिडक्शन का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि हमने बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ा दी, मेटाबॉलिज्म बढ़ी तो उसने कहा और फ्यूल लो, फ्यूल लो। तो शुरू में वो फ्यूल के रूप में हमारा बेसिक फ्यूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले ग्लूकोज यूज करेगा, ग्लूकोज के बाद वो कहेगा अच्छा ग्लूकोज खत्म हो रहा है, ग्लूकोनियोजेंसिस करो। कहाँ से लाओ, फैट से, तो लाइपोलिसिस कराएगा। फिर उसके बाद कहेगा कि और ग्लूकोनियोजेंसिस करानी है, और कहाँ से लाओ, मसल से लाएगा, बोन से लाएगा। तो अल्टीमेटली जब मेटाबॉलिज्म को अनड्यूली हम बढ़ा देंगे तो वह लाइपोलिसिस कराएगा। वो कहेगा कि अच्छा यार हमारा फैट कम हो जाएगा, लेकिन साथ में प्रोटियोलिसिस कराएगा, मायोपैथी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम थायरोक्सिन की ओवरडोज देके हम वेट रिडक्शन करा रहे हैं तो पेशेंट को हम मायोपैथी और ऑस्टियोपोरोसिस में पहुंचा देंगे। तो इसलिए थायरोक्सिन नॉट ए ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी। और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म मिल रही है, तो वहां पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि वेट गेन लीडिंग टू सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म या दोनों एसोसिएटेड फाइंडिंग, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ट्रीट करना है तो सब क्लिनिकल की तरफ से 12.5 या 25 माइक्रोग्राम से ट्रीट करना है, वो तो बनता है। लेकिन 100 माइक्रोग्राम देके और टीएसएच को 0.01 ले जाके और पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस बना देना कृपया मत कीजिएगा। सर जी, लास्ट क्वेश्चन है, is TSH estimation affected in CKD patients? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑफ हैंड एक एक ग्लिच है जो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा। एक ग्लिच है जो सीकेडी के पेशेंट में एल्ब्यूमिन लेवल कम होता है और उसमें T4 एस्टिमेशन जब हम करते हैं तो T4 टोटल T4 वो कम आता है। यहाँ पे हमें फ्री T4 पे रेजुलाई करना होता है। तो यह तो सीकेडी के पेशेंट में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया के साथ में फ्री T4 देखें, लेकिन पीएसएच का है कुछ। मैं देखिए मैं रिवाइज करके इस चीज को नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करूंगा जिक्र करने का, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कुछ पढ़ा था, बड़ी स्पेसिफिक की बात है, लेकिन अभी भूल रहा हूँ। जी, थैंक यू सर। मान्यवर वक्ता को उनके शानदार व्याख्यान और जो भी क्वेश्चंस थे उसके समाधान करने के लिए धन्यवाद जनाते हैं। सभी प्रतिनिधियों को भी एक बार जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे यकीन है कि इस वार्ता ने हाइपोथायरॉयडिज्म प्रबंधन के बारे में आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा। हमारे अगले सत्र के लिए जुड़े रहे जो 27 तारीख को होगा। फिर मिलते हैं इसी समय। So once again, thank you all the participants and a heartfelt thank you to Dr. Pankaj Agarwal sir for your eloquent explanation और बहुत साधारण शब्दों में समझाने के लिए धन्यवाद सर। साधारण व्यक्ति साधारण ही बात करता है, तो इसलिए दिल से निकली हुई आवाज है, आपके दिल में प्रवेश करे तब उसका लाभ है।
और दिल में प्रवेश करे और फिर कलम पे वो वाली बात आ जाए। जो लिखें, जो कहें, जो कराएं, वह उचित हो, अनुकूल हो। धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू।